Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In continuation with our Lakshya 120 series, today we shall move ahead with our ancient history. हमने मौर्य एम्पायर तक कर लिया था, वहाँ तक की इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली थी. इसके आगे हम गुप्ताज में चलते हैं. देखो गुप्ताज के टाइम पर जो कल्चर है और वो जो उनका आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो पहले इनका देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गुप्ताज के टाइम पर बनी थी, राइट. आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड. अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है और एमपी में है, राइट. उसकी रॉक कट केव्स. अजंता एलोरा तो महाराष्ट्र में है, बाघ केव्स ऑफ एमपी, ठीक है. ये रॉक कट केव्स हैं जो गुप्ता टाइम से बनी थी, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है. बहुत फेमस है ये. इसके अलावा कुछ टेम्पल्स भी बने थे. गुप्ता पीरियड के बहुत फेमस टेम्पल हैं. दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़. ये देवगढ़ कहाँ पे है? यूपी के झांसी डिस्ट्रिक्ट में है. कहा जाता है ये दशावतार टेम्पल जो है वो ओल्डेस्ट टेम्पल है, ठीक है. इसके अलावा एमपी में और भी टेम्पल्स हैं बहुत सारे, जैसे शिवा टेम्पल है भूमरा का, राइट. भूमरा का है, नागौर एमपी में है. वैसे ही विष्णु और कंकाली टेम्पल है तिगावा एमपी में. सिमिलरली पार्वती टेम्पल है नशना कुठार, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है ना एमपी की, वो डायमंड वाली, वहाँ पे पार्वती टेम्पल ऑफ नशना कुठार, राइट. शिवा टेम्पल एक और है सतना एमपी में. आप देख रहे हो एमपी के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, राइट. इसके अलावा एक कृष्णा ब्रिक टेम्पल है, ये यूपी में है, भीतरगांव कानपुर यूपी, राइट. कृष्णा ब्रिक टेम्पल. इसके अलावा एमपी में देखो और भी टेम्पल्स हैं, एमपी, ठीक है. लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सीरपुर, विष्णु टेम्पल एंड वाराह टेम्पल ऑफ ईरान. तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर इन एमपी एंड 2-3 आर इन यूपी एज वेल, राइट. तो गुप्ता पीरियड के ज़्यादातर टेम्पल आपको एमपी में मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना. और इन टेम्पल्स के नाम याद रखना, जस्ट इन केस इन क्वेश्चन आ जाए कि ये टेम्पल कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, तो यू शुड नो दैट कि ये गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स हैं, राइट. इसके अलावा गुप्ता पीरियड में 3 स्तूपास भी बनाए गए थे, जैसे मीरपुर खास सिंध में, ठीक है, धामेक सारनाथ में और रत्नागिरी उड़ीसा में. ये सारे स्तूप किस टाइम के हैं? गुप्ता पीरियड के, ठीक है. सिंध, सारनाथ और उड़ीसा में. तो सारनाथ का जो धामेक स्तूपा है ये ज़रूर पता होना चाहिए कि गुप्ता पीरियड का है, राइट. इसके अलावा गुप्ता पीरियड में जो नगार स्टाइल है, टेम्पल मेडिंग, जो टेम्पल का नगर स्टाइल होता है ना, 2 तरह के होता है, नगर स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, एक वैसारा स्टाइल होता है. तो गुप्ता के टाइम पे जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल है जिसमें शिखर होते हैं, राइट, शिखर स्टाइल, तो वो बहुत ज़्यादा बूम की उस टाइम पे, राइट. मतलब जो एक शिखर है उसके अंदर श्राइन है, गर्भगृह है, ये सारी चीज़ें अपने आप में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट फीचर थे नगारा स्टाइल के, वो इस टाइम में गुप्ता पीरियड में अपने फुलेस्ट डेवलपमेंट हुआ. ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट. गुप्ता पीरियड की एक खास बात ये है कि इस टाइम पे पहली बार हमें विष्णु, शिवा और अदर गॉड्स की इमेजेस देखने को मिलती हैं गुप्ता के टाइम पे, राइट. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहली बार गॉड की इमेजेस कब दिखी? गुप्ता पीरियड में दिखी, राइट. अच्छा, कभी क्वेश्चन आया आइडल वर्शिप कब शुरू हुई थी? आइडल वर्शिप बुद्धिज़्म ने शुरू की थी, राइट. महायान बुद्धिज़्म ने, हिंदुइज्म ने नहीं शुरू करी. पहली बार भगवान की इमेजेस कब दिखी? गुप्ता पीरियड में दिखी, याद रखना इसको. गुप्ता के टाइम पे कुछ बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट हैं जो री रिटर्न किए गए, जो बहुत ओल्ड रिलीजियस बुक्स थी ना, हमारे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इन सबको रीराइट किया गया था, राइट. नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, इन सबको इसी पीरियड में लिखा गया था गुप्ता पीरियड में. इसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी गुप्ता पीरियड में लिखे गए, जैसे अभिधम्म कोश बाई दिग्नाग एंड विशुद्धमग बाई बुद्ध घोष, ठीक है. यहाँ पे देखो इनको याद कैसे करोगे नामों को. अभिधम्म कोश दिग्नाग ने लिखा है, विशुद्धमग बुद्ध घोष ने लिखा है. कायदे से विशुद्धमग दिग्नग ऐसे होता तो आपको याद हो जाता, राइट. अभिधम्म कोश बुद्ध घोष, अभिधम्म कोश बुद्ध घोष, राइमिंग तो बन रही है इन लोग की, बट लिखा उल्टा है. विशुद्धमग दिग्नाग ने नहीं लिखा, विशुद्धमग बुद्ध घोष ने लिखा है. अभिधर्म कोश लिखना चाहिए बुद्ध घोष को ताकि राइमिंग बन जाए, बट लिखा है दिग्नाग ने. इस तरह से ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी आपको. इसके अलावा जैन टेक्स्ट में न्यायवर्तम इंपॉर्टेंट है, सिद्धसेन ने लिखा है. कैसे याद रखोगे? न्याय का व्रत लिया है ताकि सिद्धि मिल सके, राइट. तो न्यायवर्तम सिद्धसेन, इस तरह से इसको याद रखना. अब देखो ये जितनी बुक्स और राइटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आपको 2 नंबर दिला सकता है, राइट. इतने से पोर्शन से कोई भी एक चीज़ आपको 2 नंबर दिला सकती है. इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना कि कालिदास की कौन कौन सी बुक्स हैं, राइट. विशाख दत्त की मुद्र राक्षस, कालिदास की देखो ऋतु संहार, बहुत बार पूछा जा चुका है सब. मेघदूतम, कुमार समूहम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, विक्रमोर्शियम, अभिजन शकुंतलम. तो ये सब कालिदास की बहुत फेमस बुक्स हैं, बस आपको एक एक बार पढ़ना है, याद रखना. इसमें से फर्स्ट पोइट्री है ऋतु संहार, फर्स्ट ड्रामा ऑफ इंडिया मालविका अग्निमित्र, ठीक है, कालिदास का है ये सब. विशाख दत्त के मुद्र राक्षस बहुत फेमस है, ठीक है. कीरत जुर्निया भारवी की, ठीक है. इसके अलावा दंडिन की 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन, तो 10 कुमार चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट दंडिन का, इसको याद रखना. शूद्रक का मृच्छकटिका, राइट. विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्स्यायन कामसूत्र, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको याद रखना. अच्छा एक चीज़ और, इन सभी चीज़ों को अगर आपको ट्रिक से याद करना है, देखो ये बड़ा लेक्चर होने वाला है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कराऊंगा मैं, राइट. तो हर चीज़ की ट्रिक बताना तो इसमें पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमारे चैनल पे एक
हिस्ट्री रेक्टाफिकेशन करके एक बड़ा सा वीडियो है 5 आवर्स का, राइट, मेरा ही वीडियो है वो, उसमें जाना तो इन सभी चीज़ों को मैंने ट्रिक्स के थ्रू भी याद करवाया है, ठीक। टाइम स्टैंड पे चीज़ें लिखी हुई हैं, एंशिएंट इंडिया में जाना और ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। तो जहाँ भी आपको लगे कि इन चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही है, कोशिश करना खुद से याद हो जाए। अगर नहीं याद हो रही है तो उस हिस्ट्री रेक्टाफिकेशन वाले वीडियो पे जाना, राइट, बड़ा सा वीडियो 5 आवर्स का, उसमें से जो भी टॉपिक आपको ट्रिक के थ्रू याद करना है ना वो यहाँ से याद करना है, राइट। इस लेक्चर में फटाफट से आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता चलूँगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। और पॉज करके इनको बार बार रिवाइज़ करो तो याद हो जाएगा, ओके। ट्रिक्स देखनी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, ओके। इसके अलावा और भी देखिए साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है, आर्यभट्टिया, सूर्य सिद्धांत, ये सब आर्यभट्ट के हैं। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत, राइट। वराहमिहिरन क्या क्या लिखा है, वराहमिहिर बृहद संहिता, बृहद जातका, पच सिद्धांत का, लघु जातक, राइट। वाग्भट्ट भी थे, वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय, ठीक है। और धन्वंतरी ने नवनीतकम, ठीक है। इसके अलावा भास्कर का लघु भास्कर, ठीक है, महाभास्कर 2 है, लघु भास्कर, महाभास्कर। पालकाप्य का है हस्त आयुर्वेद, राइट। तो हस्त आयुर्वेद किसने लिखा, पालकाप्य ने, आप पतंजलि करके मत आ जाना, राइट। हस्त आयुर्वेद किसने लिखा है, पालकाप्य ने, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद रखो। धन्वंतरी ने नवनीतकम, ओके। आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, ऐसे बार बार बोलोगे तो देखो ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। वाग्भट्ट, ठीक है, हृदय, अष्टांग हृदय, तो ये चीज़ें अपने आप आपको ऐसे देखनी है। हमने गुप्ता पीरियड के जो सेकुलर लिटरेचर थे वो भी देख लिया और जो साइंटिफिक लिटरेचर थे वो भी देख लिया, राइट। और हमने गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर देख लिया, ठीक है, लिटरेचर के अलावा इसके पहले। तो गुप्ता पीरियड में ये अगर आपने कवर कर लिया ना तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता। अगर गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा। इसके अलावा गुप्ता पीरियड में कुछ पोर्ट्स एक्टिव थे, ताम्रलिप्त, घंटसाल, कंडूरा, ये सब गुप्ता टाइम के ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स थे, ठीक है। और कुछ वेस्ट कोस्ट के भी पोर्ट थे, ब्रोच, चौल, कल्याण, कैम्बे, ये सब वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, राइट। ताम्रलिप्त का नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आएगा, कंडूरा, चौल, कल्याण, ऐसे लिख के दे देगा, कंडूरा, चौल, कल्याण, जो कि लेसर नोन है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट्स हैं आप गुप्ता टाइम, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट संगम पीरियड। संगम पीरियड में कुछ किंगडम्स थे, राइट। कौन कौन से किंगडम्स थे, एक तो चेरा थे, ठीक है, दूसरे चोला एंड पांड्या। याद रखना ये अर्ली चोला है, ठीक है, अर्ली एंशिएंट हिस्ट्री वाले चोला। तो जो चेरा, चोला और पांड्या हैं, ठीक है, इनके आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो, ठीक है। चेरा का बो है, चोला का टाइगर है और पांड्या का फिश है, राइट। अब इसमें याद रखना कि जो पांड्याज हैं ये थोड़ा सा इधर तमिलनाडु रीजन में, ठीक, चेरा इस तरफ है और ये जो आपके चोलाज हैं वो थोड़ा सा ऊपर है, चोलाज, राइट। तो चेरा यहाँ है, पांड्या यहाँ है, चोला यहाँ है, राइट। चेरा, पांड्या और चोला, इसकी लोकेशन तो चल गई, राइट। अब क्या हो रहा है कि हमने देखा जो चेरा है उनकी क्या है, बो, राइट। तो ऐसे याद रखना कि चेरा तो यहाँ पे है, पांड्या यहाँ है, चोला यहाँ है, राइट। चेरा ने यहाँ पे पांड्या है और यहाँ पे चोला है, राइट। तो चेरा क्या कोशिश कर रहा है कि जो पांड्या, जो फिश, पांड्या का सिंबल है फिश, राइट। चेरा का है बो एंड एरो, बो एंड एरो मतलब धनुष बाण, राइट। तो चेरा जो है यहाँ से निशाना लगा रहे हैं फिश के ऊपर, राइट, अपना बो एंड एरो लेके इधर से निशाना लगा रहे हैं, राइट। और ऊपर से टाइगर आ रहा है इस फिश को खाने के लिए, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं, पांड्या को खतरा दोनों तरफ से, इधर से वो कोई धनुष बाण मार रहा है, राइट, और इधर ऊपर से टाइगर दौड़ दौड़ा आ रहा है, राइट, पांड्या को खाने। तो इस तरह से ना यहाँ पे फिश है, ओके। तो इस तरह से आपको अगर याद रखोगे तो इनके सिंबल याद रहेंगे, मैप भी याद रहेगा और सिंबल भी, ठीक है। यहाँ फिश है, यहाँ पे बो एंड एरो है और यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। टाइगर भी फिश की तरफ आ रहा है, बो एंड एरो से फिश मारी जा रही है, राइट। तो इस तरह से आपको इनके सिंबल्स याद रखने हैं। चेरा का बो एंड एरो है, चोला का टाइगर है और पांड्या का फिश है, ओके। चेरा की जो कैपिटल है वो है वज्जी और चेरा के टाइम पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, मुजीरिस एंड टोंडी। चेरा के फर्स्ट रूलर थे उदयन और फेमस रूलर थे सेंगुतोवन, इनका नाम ज़रूर याद रखना, राइट। इसके अलावा जो चोरा है उनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर आइलैंड, ठीक है, बहुत फेमस सेंटर था कॉटन ट्रेड के लिए। इनके टाइम के, चोला के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है कावेरीपट्टनम, राइट। इनका पहला रूलर चोला का था एलारा और फेमस रूलर था कलिकरा, ठीक है, करिकला। इसके अलावा पांड्या की बात करें तो इनकी कैपिटल थी मदुरई, ठीक है, मदुरई तो थी ही एक। इसके अलावा कोरकई, कोरकई जो है इनकी कोस्टल कैपिटल थी जो कि पर्ल्स के लिए बहुत फेमस थी, मोतियों के लिए, राइट। और इनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे मुडुकुडुमी,
मगर जो फेमस रूलर थे वो थे नेंदुजेलिया। तो आपको फेमस रूलर्स के नाम तो याद ही रखने हैं, नेंदुजेलिया, करिकला और सेंगुटोवन, राइट। इधर फर्स्ट जनरल कौन है? उदयन, एलारा एंड मोडुकुटनी। तो चेरा, चोला, पांड्या के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, इनके कैपिटल याद रखनी है, मदुरई, उरायूर, राइट, एंड वंची, ओके। संगम एज का संगम लिटरेचर बहुत पॉपुलर है। तो फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, ये तीनों हुए कहाँ थे? पहले तो याद रखना कि पहला जो है वो मदुरई में हुआ था, राइट। तीसरा भी मदुरई में हुआ था। सेकंड वाला कापटपुरम में हुआ था। इसके अलावा ये भी याद रखना कि सबसे जो पहला संगम था वो अगस्त्य के चेयरमैनशिप में हुआ था, मुनि अगस्त्य से, ठीक है। सेकंड मुनि अगस्त, राइट। तो याद रखना कि दोनों में ही चेयरमैनशिप अगस्त्य के हाथ में थी। ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गए थे वहाँ के लोगों को रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, राइट। तो चेयरमैन इनको बनाया गया था, अगस्त्य को, ओके। बाद में सेकंड वाले में जब ये फाउंडर ओनली चेयरमैन तो अगस्त थे, बट बाद में टोलकाप्पियर को चेयरमैन बनाया गया था। और थर्ड वाले में नक्कीकर थे, राइट। तो फर्स्ट में अगस्त थे, सेकंड में भी अगस्त थे, बट सेकंड वाले में अगस्त को हटा के टोलकाप्पियर को बनाया गया था बाद में, राइट। यहाँ पे टोलकाप्पियम लिखी गई थी, ठीक है। और थर्ड संगम में नक्कीकर के टाइम पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, एट्टू होई, पट्टू पट्टू, ठीक है, पट्टिनी नक्कू। तो ये सारे जितने टेक्स्ट हैं ये सब थर्ड संगम में लिखे गए हैं। सेकंड में सिर्फ टोलकाप्पियम लिखी गई है जो कि तमिल ग्रामर है, राइट। और इन सभी संगम को पांड्या रूलर्स ने पैटर्नाइज करा था, ये भी याद रखना, ओके। याद रखना फर्स्ट एंड थर्ड वॉज इन मदुरई, सेकंड कहीं और थी। चेयरमैनशिप के बाद फर्स्ट एंड सेकंड अगस्त थे, उसके बाद टोलकाप्पियर आए, फिर नक्कीकर, राइट। तो इस तरह से एक बार टेबल के थ्रू देखोगे ना, लूसेंट के जो टेबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेबल्स के थ्रू अगर आप देखते हो तो आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं, राइट। आपको एक विजुअल मेमोरी बन जाती है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने थर्ड वाले में पढ़ी थी, नक्कीकर का नाम मैंने थर्ड कॉलम में पढ़ा था, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ये संगम क्या था? संगम एक तरह की असेंबली थी तमिल पोइट्स की, ठीक है, जिसको पांड्यन किंग्स ने मदुरई में पैटर्नाइज करा था, राइट। ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा फर्स्ट संगम को अटेंड किया था गॉड्स और लीजेंडरी सेजेस ने, राइट। इसीलिए फर्स्ट संगम का हमें कोई वर्क मिलता नहीं है। सेकंड में देखा टोलकाप्पियम है, राइट। थर्ड वाले में भी देखा हमने एट्टू गोटाई, पट्टू पट्टू, पटिने किलाना कनक्कू, ये सब हमारे थर्ड वाले में है। सेकंड में सिर्फ टोलकाप्पियम मिला है हमें, राइट। टोलकाप्पियर ने लिखा था, तमिल ग्रामर है। फर्स्ट में हमें कोई वर्क नहीं मिलता है, राइट। अब इसमें जो आपने देखा थर्ड वाले में एट्टू टोगाई और पट्टू पट्टू, ये सब क्या है? देखो, एट्टू टोगाई और पट्टू पट्टू को मेला कनक्कू बोलते हैं, ठीक है। ये 18 मेजर वर्क्स हैं। और पटिनेन कनक्कू को क्या बोलते हैं? कली कनक्कू, राइट। तो बेसिकली आपको एट्टू टोगाई, पट्टू पट्टू, पटिनेन किला कनक्कू, इन सब के नाम याद रखने हैं, राइट। अब ये जो पटिनेन किला कनक्कू है, राइट, इसके एक पार्ट है कुराल और मोप्पल बोलते हैं। कुराल याद रखना आप बस, ठीक है। कुराल इसका एक पार्ट है जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ये बहुत फेमस है क्योंकि तिरुवल्लुवर का स्टैचू बनाया है साउथ में रिसेंटली, तो कुराल के राइटर का नाम पूछ सकते हैं, राइट। अब ये जो कुराल है इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ द तमिल लैंड। किसने लिखी है? तिरुवल्लुवर ने, राइट। ये पॉलिटी, एथिक्स और सोशल नाम पे एक बुक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कुराल पार्ट याद रखना, कुराल किसका पार्ट है? पट्टिकेन किलकनक्कू का, राइट। और कुछ एपिक्स हैं साउथ इंडिया के, सिलपद्दिकरम, मणिमेकलाई, सिवक सिंधमणि। एपिक्स मतलब कुछ कहानियाँ हैं, राइट। जैसे सिलपद्दिकरम जो है वो स्टोरी है एंकलेट की। किसने लिखा है सिलपद्दिकरम को? इलांगो अधिगल ने। सिलपद्दिकरम, इलांगो अधिगल, दोनों में दीदी आ रहा है, दी 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 दी, तो याद रखना, ठीक है। सिलपद्दिकरम, इलांगो अधिगल, तो दीदी याद रखना, राइट। ये कोवलन और माधवी की लव स्टोरी है, राइट। तो याद रखना इसको इलियाड ऑफ तमिल पोइट्री बोलते हैं सिलपद्दिकरम को। मणिमेकलाई किसने लिखा है? सित्तालाई सतनार, राइट। तो मणिमेकलाई, सित्तालाई, लाई लाई याद रखना। याद करना बहुत सिंपल है, थोड़ा सा वर्ड कनेक्शन लो। यहाँ पे दी कॉमन है, यहाँ पे लाई लाई कॉमन है, राइट। तो याद हो जाएगा। ऑप्शन देख के कि जिसमें लाई है वही मणिमेकलाई का राइटर है। ये एक्चुअली एडवेंचर्स ऑफ मणिमेकलाई से डील करते हैं, राइट। जो कोवलम और माधवी की जो डॉटर हुई थी उनकी बात करते हैं, राइट। उनका नाम मणिमेकलाई था। इट इज़ द सीक्वल टू सिलपद्दिकरम एंड स्ट्रांगली टेंस्ड विद बुद्धिज्म। सिलपद्दिकरम की सीक्वल कौन सी है? मणिमेकलाई, याद रखना इसको, क्योंकि इन दोनों के ही डॉटर की बात इसमें हुई है, राइट। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा शिवागा सिंडामणि। तो शिवागा सिंडामणि जो है ये किसने लिखा है? जैन तिरुत्तकृदास ने, ठीक है। तिरुत्तकृदेवास ने लिखा है इसको, और ये जैनिज्म से लिंक्ड है। याद रखना मणिमेकलाई बुद्धिज्म से लिंक्ड है और शिवा सिंधमणि जैनिज्म से लिंक्ड है। इसके अलावा भारतम लिखी गई थी पेरू देवनार के द्वारा, राइट। तो मेनली इसमें आपको सिलपद्दिकरम, मणिमेकलाई किस बारे में है, राइटर्स कौन याद होना चाहिए, कुराल याद होना चाहिए, और इन सब के नाम ये कौन से संगम में लिखे गए, इतनी चीज़ें आपको संगम लिटरेचर के बारे में पता होनी चाहिए।
कुछ और साउथ की डायनेस्टीज जैसे चालुक्याज और बादामी के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये चालुक्याज जो है वकाटक डायनेस्टी के बाद आए थे, राइट। ये वाली बात तो ये याद रखना। इसके अलावा याद रखना कि इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, वटापी पे। वटामी या बादामी एक ही बात है, राइट। ये वटामी जगह कहाँ पे है, कर्नाटक की एक जगह है। पुलकेशिन II जो है वो इम्पॉर्टेंट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के, राइट। इन्होंने हर्षवर्धन को कहीं ना कहीं डिफीट किया था डेक्कन को कॉन्कर करने से। इसके अलावा ऐहोल इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, राइट। पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट हुआ करते थे रवि कीर्ति, जिन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है। इनकी वंशावली थी पूरी चालुक्यास की उस ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, राइट। इसके अलावा पुलकेशिन II ने एक एम्बेसडर भेजा पर्शियन किंग खुसरो II को, राइट। और एक एम्बेसडर वहाँ से आए भी थे। चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूएनसांग जो है ये पुलकेशिन II के किंगडम को विजिट किया था। तो पुलकेशिन II का नाम आपको याद आना चाहिए अगर आप चालुक्य की बात करो तो, राइट। चालू पुला इस तरह बोलना। तो पुलकेशिन II चालुक्य से थे, ये चीज़ आपको याद रहेगा। पुलकेशिन II याद रहेगा तो रवि कीर्ति याद रहेंगे तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन याद रहेगा, ठीक है। हर्जा को हराया था ये याद रहेगा, और ह्यूएनसांग के टाइम पे आए थे ये भी याद रहेगा, राइट। बेसिकली पुलकेशिन II के टाइम पे आपको 3 H याद रखने हैं, राइट। एक तो है हर्ष के बारे में, एक है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, और तीसरा है ह्यूएनसांग, राइट। ये 3 H अगर याद रखोगे तो आपको पुलकेशिन II के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो नहीं भूलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है पल्लवास ऑफ कांची। इनकी कैपिटल जो थी पल्लवास की वो कहाँ थी, कांची में थी, राइट। चालुक्य और पल्लवा दोनों ने ही अपनी सुप्रीमेसी जो है कृष्णा और तुंगभद्र के बीच में जो लैंड है उस पर जाहिर करनी चाहिए, राइट। चालुक्य हो या पल्लवा दोनों ही कहाँ पे सुप्रीमेसी हासिल करना चाह रहे थे, कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब रीजन में, राइट। यहीं पे पल्लवा किंग जो है फेमस नरसिम्हवर्मन, उन्होंने चालुक्य कैपिटल वतापी को ही ऑक्युपाई कर लिया, राइट। और अपने आप को टाइटल दिया वतापी कोंडा, ठीक है, कनकरर ऑफ वतापी। किसने अपने आप को टाइटल दिया, कनकरर ऑफ वतापी या फिर वतापी कोंडा? नरसिम्हवर्मन ने, जो कि फेमस पल्लवा रूलर थे। याद रखना, ये जो हमने चालुक्य में पुलकेशिन II पढ़ा, राइट, यहाँ पे हमने चालुक्य की कैपिटल देखी वतापी। इस वतापी को कैप्चर किया था पल्लवा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हवर्मन ने, और वतापी कोंडा का टाइटल ले लिया था, राइट। इसके अलावा पल्लवास वेर इंस्ट्रूमेंटल इन स्टडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया एज वेल। साउथ ईस्ट एशिया तक इंडियन कल्चर किसने पहुंचाया? पल्लवास ने पहुंचाया, राइट। कम्बोडिया में पल्लवास का इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस, राइट। द पल्लवा टाइप ऑफ शिखर इज टू बी फाउंड इन टेम्पल्स ऑफ जावा, कम्बोडिया एंड अन्नम। जो पल्लवा के टाइम के टेम्पल्स के शिखर होते थे उस तरह के शिखर आपको जावा, कम्बोडिया और अन्नम में मिलेंगे। तो पल्लवास डायनेस्टी के बारे देख लिया हमने, चालुक्य देख लिया, पल्लवा देख लिया। इसके अलावा पोस्ट गुप्ता पीरियड और गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी में ही कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टीज़ थे जिनके फाउंडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। हमने चालुक्य वतापी के फेमस राजा का नाम तो देख लिया, ठीक है, बट हमने पुलकेशिन का नाम तो देख लिया, बट हमने फाउंडर का नाम नहीं देखा। फाउंडर वॉज जयसिम्हा, राइट। सिमिलरली पल्लवास और कांची के जो फेमस रूलर हैं उनका नाम देख लिया हमने, नरसिम्हवर्मन। फाउंडर कौन था? सिम्हवर्मन, राइट। फाउंडर वॉज सिम्हवर्मन, फेमस रूलर वॉज नरसिम्हवर्मन। सिमिलरली चालुक्याज और वतापी में फाउंडर वाज जयसिम्हा, फेमस रूलर वाज पुलकेशिन II। ऐसे ही और भी छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है तो आपको एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे कि गंगाज ऑफ तलक्कड़, इनके फाउंडर थे कोनक करके याद रखना, ठीक है, गंग कनक ऐसे करके बोलना तो याद रहेगा। मगध के जो गुप्ता है इनके फाउंडर श्रीगुप्त थे, ये तो पता ही है आपको। कदम्ब डायनेस्टी थी वनवासी की, कदम्ब के जो फाउंडर थे वो थे मयूर शर्मन, राइट। कदम्ब के डायनेस्टी कौन थे फाउंडर? मयूर शर्मन। गौड़ किंगडम, शशांक गौड़ डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर थे, याद रहना। बंगाल साइड में थी ये, ईस्टर्न इंडिया की डायनेस्टी थी, राइट। थानेश्वर पुष्यभूति, राइट। इसके अलावा लीटर गुप्ता ऑफ मगध मालवा किसने फाउंड किया था? कृष्णगुप्त ने। लीटर गुप्तास के फाउंडर कौन थे? कृष्णगुप्त। सिमिलरली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी एंड मौखारीज ऑफ कनौज। तो मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी के फाउंडर थे भद्रका, तो ये तो बहुत ईजी याद करना, भद्रका बार बोलोगे याद हो जाएगा। सिमिलरली मौखारी ऑफ कन्नौज के जो फाउंडर थे वो थे यज्ञवर्मन। लास्टली हमने पल्लवास का देख लिया, ठीक है, पांड्याज ऑफ मदुरई, कोंडुगोन, और वकाटाकास विंध्य शक्ति, दोनों वीवी है, याद रखना। तो इसमें से कुछ तो आपको याद हो जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, बट कोशिश करना कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि एटलीस्ट ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए, राइट। साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज़ पढ़ी उसको तो अर्ली इंडिया की थी, राइट। अभी हमने जो अर्ली मेडिवल इंडिया है उसमें भी कुछ साउथ इंडिया की डायनेस्टीज थी, पहले उनको देखते हैं। सबसे पॉपुलर डायनेस्टी जो अर्ली मेडिवल इंडिया की थी साउथ में वो थी चोला डायनेस्टी।
चोलास की कैपिटल कहाँ थी? तांजौर में, ठीक है, जिसको गंगई कोंडा चोलापुरम भी बोलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो याद रखना विजयालया। चोलास हमेशा विजयी होते थे ना, इसलिए इनके फाउंडर का नाम विजयालया था, राइट। पहले ये पल्लवास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, राइट। बाद में इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली। और अगर पूछे कोई ग्रेटेस्ट चोला रूलर कौन था, तो राजा राजा। चोला डायनेस्टी के फाउंडर भले ही विजयालय थे, बट इनके राज्य जो सबसे फेमस रूलर थे वो थे राजा राज और उनके बेटे राजेंद्र वन, ठीक है। तो आपको राजा राज और राजेंद्र वन और विजयालय, ये 3 नाम तो याद रखने ही होंगे चोला एम्पायर में। राजा राज क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली पावरफुल रूलर थे इसलिए तो है ही, साथ ही साथ इन्होंने जो बृहदेश्वर टेम्पल है फेमस, ठीक है, तांजौर में, वो इन्होंने बनवाया राजा राज ने। और राजेंद्र वन ने बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट करी, उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार सब जीत लिया इन्होंने, ठीक है। चोला डायनेस्टी को अपने पीक पे पहुंचाया राजेंद्र वन ने। राजेंद्र वन ने ही अपने आप को टाइटल दिया गंगई कोंड चोला का, और जो एक सिटी बनवाई उसका नाम रखा गंगई कोंड चोलापुरम। वही चोला एम्पायर की कैपिटल हो गई तांजौर, राइट। तांजौर को ही गंगई कोंड चोलापुरम बना दिया उन्होंने। कोई पूछे कि चोला डायनेस्टी का भाई फाउंडर पता है, पावरफुल राजा पता है, बट इसके लास्ट रूलर कौन थे? तो राजेंद्र थर्ड, ठीक है। राजा राज, राजेंद्र वन और राजेंद्र थर्ड वाज द लास्ट रूलर। सेंगोल, आपको पता है पार्लियामेंट जब नया बना उसमें सेंगोल रखा गया, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो सेंगोल था क्या? कभी भी कोई नए राजा का कोरोनेशन होता था ना, कभी भी कोई नए राजा का कोरोनेशन होता था, जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे वो उस राजा को वो सेंगोल हैंड ओवर करते थे। सेंगोल कुछ नहीं, एक डेकोरेटेड स्टिक होती थी गोल्ड की बनी हुई, ठीक है। उस पर नंदी होते थे, ठीक है, जो कि लॉर्ड शिवा के करियर होते थे, नंदी वो टॉप पे बने होते थे, ठीक है। तो ये स्टिक सेंगोल कहलाती थी। इस सेंगोल को कोई भी नया राजा बनता था तो प्रीस्ट उनको कोरोनेशन के टाइम पे वो सेंगोल हैंड ओवर करते थे। तो सेंगोल जो है कहीं ना कहीं पावर का सिंबल है, राइट। द किंग वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हेल्ड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया था मंडलम में, ठीक है। उसके नीचे थे वलनाडु और उसके नीचे थे नाडु और सबसे नीचे थे कुर्रम। तो आपने देखा मंडलम मतलब प्रोविंस, उसके नीचे था वलनाडु मतलब प्रोविंस के नीचे है कमिश्नरी, राइट, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगी। वलनाडु के नीचे है नाडु का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वलनाडु मतलब कमिश्नरी और नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे लास्ट में है कुर्रम वॉज द ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो इतनी चीज़ें आपको चोला एम्पायर के बारे में पता होनी चाहिए। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत जो है चोलाज नहीं करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे ही बेस्ड था। चोला एम्पायर के टाइम पे जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको द्रविड़ आर्किटेक्चर बोला गया, याद रखना। चोलास के टाइम पे एक फेमस राइटर थे कम्बन, ठीक है। तो कम्बन ने रामावतारम लिखी, ठीक है। रामायण भी कम्बन ने लिखी थी, साउथ की जो रामायण है कम्बन ने लिखी थी, उसका नाम था कम्बा रामायण। तो रामावतारम, कम्बा रामायण, ये सब कम्बन ने लिखी है, राइट। जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री बोला जाता है इन लोगों को, कम्बन, कुट्टन, पुगलगेंदी। तो पुगलेंदी हो गए, कुट्टन हो गए, कम्बन हो गए, ये सब कौन है? जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री हैं, राइट। साउथ के बहुत अच्छे पोइट्स हैं ये लोग। बाकी साउथ के टेम्पल्स के कुछ फीचर बताए गए हैं, विमान, राइट। इसके अलावा गोपुरम, गर्भगृह, ये सब साउथ के टेम्पल के फीचर है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, विमान, गोपुरम, ये सब कौन से टेम्पल के हैं? तो याद रखना साउथ के द्रविड़ आर्किटेक्चर के स्टाइल है, राइट। विमान, गोपुरम, गर्भगृह, तो ये सब चीज़ें याद रखना। सदर्न इंडिया के कुछ और भी छोटे छोटे किंगडम थे जिनकी कैपिटल और फाउंडर के नाम को पता होने चाहिए, जस्ट इन केस कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाए तो इट वुड बी गुड, राइट। जैसे कि वेस्टर्न चालुक्यास, इनके फाउंडर थे तैलप II और इनकी कैपिटल थी कल्याणी, ठीक है। ककातिया डायनेस्टी बहुत फेवरेट है यूपीएससी की, इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रोलराजा II और कैपिटल थी वारंगल, आंध्र प्रदेश, ओके। सिमिलरली यादवास डायनेस्टी थी महाराष्ट्र की, देवगिरी की, इनके फाउंडर थे भेलम V और होयसाला डायनेस्टी जो द्वार समुद्र कर्नाटक की थी, इनके फाउंडर थे विष्णुवर्धन या फिर विटिकडेव, राइट। तो इन चारों के फाउंडर और कैपिटल एक बार देख लेना, जस्ट इन केस आपको कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाए इसके थ्रू, राइट। होयसाला डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो है टेम्पल ऑफ होयसालेश्वर एट द्वार समुद्र, ठीक है। होयसाला टेम्पल्स एट हेलबिद, ठीक है, और बेलूर और सोमनाथपुर, जितने भी होयसाल के टेम्पल हैं ये, ठीक है, चेन्नाकेश्वरा टेम्पल, होयसालेश्वरा टेम्पल और केशवा टेम्पल, ये तीनों ही कर्नाटक में है और तीनों को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो इसलिए होयसाला आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना कहाँ कहाँ इनके टेम्पल हैं, राइट। बेलूर में, हेलबिड में और आपके सोमनाथपुर में केशव टेम्पल, चेन्नाकेश्वर टेम्पल और होयसालेश्वर टेम्पल, ये तीनों टेम्पल का नाम याद रखना।
होयसाला डायनेस्टी के फाउंडर को भी याद रखना, और इनकी कैपिटल द्वार समुद्र ही है। मेडिवल इंडिया में जितने भी PYQs की इंपॉर्टेंट थीम थी वो हमने कवर कर लिया। अभी हम मॉडर्न इंडिया पे चलते हैं, आई मीन एंशिएंट इंडिया कवर कर लिया, और अभी हम मेडिवल इंडिया पे चलते हैं, राइट। मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत के पहले कुछ इन्वीजन्स हुए थे, उनको याद रखना। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, राइट। उसके बाद महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे, याद है ना आपको वो सब चीज़ें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए थर्ड इन्वेजन था मोहम्मद घोरी का। तो ये तीनों के नाम याद रखना और क्रोनोलॉजी याद रखना कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर महमूद गजनवी आया था, और फिर मोहम्मद घोरी आया था, राइट। इन तीनों को याद रखना, तुर्क इन्वेजन्स को, तो आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी पता रहेगी, राइट। फिर दिल्ली सल्तनत में आपको इन डायनेस्टीज़ की क्रोनोलॉजी याद रखनी है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी, राइट। तो मुगल्स को पढ़ने से पहले हम इन 5 डायनेस्टी को पढ़ते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अब इन सभी डायनेस्टीज़ के जो रूलर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले तो, राइट। इनकी क्रोनोलॉजी में आपको याद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो आपको खुद देखनी पड़ेगी। जैसे स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आए, राइट। उसके बाद आए आपके इल्तुतमिश, राइट। फिर रज़िया सुल्तान, फेमस वालों के याद रखना बस, राइट। उसके बाद बहरम शाह आए थे, मोटा मोटा यही थे। लास्ट में नसीरुद्दीन थे, राइट। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में बहुत लोग को लगता है अलाउद्दीन खिलजी वॉज फाउंडर, बट नहीं, जलालुद्दीन खिलजी वॉज फाउंडर, राइट। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे, राइट। और उसके बाद मुबारक खान, खिलजी डायनेस्टी में मुबारक खान आए थे। फिर खुसरो खान, राइट। तो इस तरह से आपको खिलजी डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी याद रखनी है। और फेमस रूलर जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये दोनों याद रखना है। देन तुगलक की बात आती है। फाउंडर वाज घियासुद्दीन तुगलक, राइट। घियासुद्दीन वॉज द फाउंडर। देन मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, बहुत फेमस थे। इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे कि दोआब में टैक्सेशन, राइट, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कर दिया था, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। इसके अलावा इनका खुरासान एक्सपेडिशन, ये सब इनके एक्सपेरिमेंट थे मोहम्मद बिन तुगलक के। एंड आफ्टर हिम केम फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे, राइट, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह बनवाए थे इन्होंने, तो ये याद रखना। सैयद डायनेस्टी भी आई तुगलक डायनेस्टी के बाद। ये बहुत ही कम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, बट UPSC और आजकल बहुत से स्टेट पीसीएस भी सैयद डायनेस्टी भी क्वेश्चन पूछने लग गए, राइट। तो थोड़ा सा इनकी भी क्रोनोलॉजी देख लेना एक बार। खिज़र खान इसमें इंपॉर्टेंट रूलर थे, राइट। और मुबारक शाह, खिज़र खान तो फाउंडर ही थे, मुबारक शाह थे। उसके बाद मोहम्मद शाह, राइट। देन आलम शाह, ओके। तो इन चारों के नाम भी याद रखना, क्रोनोलॉजिकली याद रखना सैयद डायनेस्टी के रूलर्स की। देन लास्टली हम लोधी डायनेस्टी को देखेंगे। लोधी डायनेस्टी में कौन कौन था? बहलोल लोधी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सिकंदर लोधी, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट करी थी, सिकंदर लोधी, राइट। और इनका जो पेन नेम था, ठीक है, इनका ये पोएट थे, इनका पेन नेम हुआ करता था गुलरुखी। तो सिकंदर लोधी का नाम याद रखना। इसके अलावा इब्राहिम लोधी थे, इसके बाद इब्राहिम लोधी। तो ये सारे हमें डायनेस्टीज़ के रूलर्स के नाम क्रोनोलॉजिकली याद होनी चाहिए। इनकी एक लिस्ट बना लेना और एक पेज पे सबके नाम लिख लेना। पहले क्रोनोलॉजी याद होगी, उसके बाद ही आपको उनके वर्क्स, किए गए काम को याद रखना है। अगर क्रोनोलॉजी याद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनके किए हुए कामों को याद रखने का, राइट। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा क्रोनोलॉजी में पढ़ी जाती है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ व्हाट्स बीइंग डन बाय होम, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में टाइम टू टाइम मंगोल के इन्वेजन होते रहते थे, जिससे UPSC पिछले कई सालों से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके टाइम में कौन से मंगोल आए, क्या हुआ। तो एक बार इसको एक टेबुलर फॉर्म में देख लो, राइट, कि किसके टाइम में क्या क्या हुआ। इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश थे, उनके टाइम पे चंगेज़ खान इंदस के बैंक तक आए थे 1221 में, राइट। चंगेज़ आया क्यों था? चंगेज़ आया था ढूंढने जलालुद्दीन मंगलबर्नी को, ठीक है। जलालुद्दीन मंगलबर्नी को ढूंढने आए थे चंगेज़ खान इंडिया, इंदस के बैंक तक आए थे। और जलालुद्दीन मंगलबर्नी जो है वो इल्तुतमिश से शरण मांग रहे थे, ठीक है। हु वॉज जलालुद्दीन मंगलबर्नी? ही वॉज द प्रिंस ऑफ ख्वारिज़म, राइट। तो उनको ढूंढते ढूंढते चंगेज़ खान इंडिया आया था, राइट। बट इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दी जलालुद्दीन को। अगर इल्तुतमिश शरण दे देता तो चंगेज़ खान एम्पायर को हिला सकता था, इसलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया था। दैट्स हाउ इल्तुतमिश प्रिवेंटेड एन अटैक फ्रॉम चंगेज़ खान। तो इल्तुतमिश के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा बहरम के बारे में पता होना चाहिए, राइट। बहरम शाह, ये कब बैठे थे गद्दी पे? रज़िया सुल्तान के बाद। रज़िया सुल्तान के बाद बहरम शाह का नाम आता है, ठीक है।
इनके टाइम पे तैर बहादुर जो है पंजाब में आए थे लूटने के लिए, ठीक है। लाहौर वगैरह में काफ़ी किलिंग्स करी थी इन्होंने। बाकी मसूद को यू कैन इग्नोर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बलबन के टाइम पे याद रखना प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान, बुगरा खान फ्रॉम समाना एंड मलिक मुबारक ऑफ दिल्ली, इन सब ने मिलकर मंगोल्स को हराया था बलबन के टाइम में। बलबन के जो रेन था उसका जो लास्ट ईयर था 1286-87 तक था बलबन को, राइट। तो बलबन के लास्ट ईयर में तमर ने इन्वेट किया था इंडिया में, जिसमें बलबन का जो मोस्ट लविंग सन था प्रिंस मोहम्मद, उनको मारा गया था बैटल में, ठीक है। और ही वॉज डेकोरेटेड विद द टाइटल ऑफ खाने शाहिद, ठीक है। तो बलबन के टाइम में तमर का इन्वेजन हुआ था, याद रखना। बाकी बलबन के टाइम पे याद रखना उन्होंने सिजदा, ठीक है, पैबोस जैसे कई सारी प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करा था, ठीक है। और बहुत सारी पर्शियन फेस्टिवल्स वगैरह को सेलिब्रेट करते थे बलबन के टाइम पे। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अब्दुल्ला आए थे नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लगभग 4000 मंगोल जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे और न्यू मुसलमान बन गए थे, राइट। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उलुग एंड जफर खान डिफीटेड द मंगोल्स एट जालंधर एंड साल्दी, देयर लीडर वॉज टेकन प्रिजनर। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उलुग और जफर खान ने हराया था मंगोल्स को, याद रखना इसको। इसके बाद आपको डायरेक्ट पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तर्बशीन खान आए थे आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली पे, लेकिन उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने हरा दिया था। तो मतलब याद रखना ऑलमोस्ट सभी रूलर्स के टाइम पे मंगोल्स का खतरा बरकरार था और सब उससे टैकल करते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? वज़ीर किस चीज़ का हेड होता था? दीवाने वजारत का। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का हेड कौन था? वज़ीर था, राइट। कैसे याद रखोगे? वजारत वज़ीर याद रख लेना, ठीक है। दीवाने अरीज़ के हेड हुआ करते थे अरीज़ी मामलिक। अरीज़ होता क्या था? मिलिट्री डिपार्टमेंट, राइट। सिमिलरली दीवाने इंशा, इसके हेड होते थे दावरे मामलिक। इंशा मतलब कम्युनिकेशन करेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट। दीवाने रिसालत क्या था? रिसालत वॉज डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, ठीक है। इसके हेड होते थे दाबिर मुल्क। सिमिलरली दीवाने मुश्तक राज, दीवाने मुश्तक राज के फाउंडर थे अलाउद्दीन खिलजी, राइट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स हुआ करता था। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसके हेड होते थे रईस मामलिक। ये सारे डिपार्टमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी के फाउंड किए हुए थे। सिमिलरली डिपार्टमेंट कोही बहुत इंपॉर्टेंट, कोही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड किया था। बंदगान नाम से ही लग रहा है बंदी का डिपार्टमेंट है, तो स्लेव का डिपार्टमेंट है, इसको भी फिरोज तुगलक ने फाउंड किया था। दीवाने खैरात, खैरात में चीज़ें बांट रहे हो मतलब चैरिटी कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था ये फिरोज तुगलक के टाइम का। सिमिलरली दीवाने इश्तियाक, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था, फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक। इसमें से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये कैसे याद रखने हैं, कौन से किससे रिलेटेड थे, अगर आपको देखना है तो अगेन मेरा हिस्ट्री रट्टाफिकेशन का 5 आवर्स वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाना एग्जाम के पहले, क्योंकि हिस्ट्री में रट्टाफिकेशन एलिमेंट तो है और रट्टाफिकेशन के लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रिक्स और वर्ड लिंकेजेस मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। दिल्ली सल्तनत टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था वो ऐसे था, सबसे ऊपर था इक्ता, ठीक है। इक्ता के हेड होते थे मुक्ति, इक्ता मुक्ति, ठीक है। फिर होता था शिक, देखो इक्ता का मतलब तो प्रोविंस हो गया और शिक का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट, राइट। शिक के हेड हो गए शिकदार। देन आता था परगना, परगना तालुका को बोलते थे, ठीक है। और इसके हेड होते थे चौधरी, ठीक है। और सबसे नीचे होता था विलेज, ग्राम, ग्राम के हेड होते थे मुकद्दम, राइट। तो मुकद्दम, खुद, ये सब कौन थे? ग्राम के हेड हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत टाइम पे। तो याद रखना ISPG, इक्ता, शिक, परगना और ग्राम, राइट। इसके हेड होते हैं मुक्ति, इसके शिकदार, इसके चौधरी और इसके मुकद्दम, राइट। इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। बाकी सैयद डायनेस्टी थोड़ा सा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इनके रूलर्स को पढ़ लेना। खिज़र खान, ठीक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, इन सब ने एक बार क्या क्या किया इसको भी देख लेना। अभी बात करते हैं UPSC के मोस्ट फेवरेट टॉपिक फ्रॉम मेडिवल इंडिया, वो है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में बेसिकली 4 डायनेस्टीज़ थी, ठीक है। संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और आरविदु डायनेस्टी। इन चारों के फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। संगम कहते हैं हरिहर बुक्का, सलुवा डायनेस्टी में सलुवा नरसिम्हा, तुलुवा में थे वीर नरसिम्हा और आराविदु में तिरुमला। ये सब फाउंडर्स थे, राइट। इन सब के फाउंडर्स के नाम है, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना कि संगम पहले, फिर सलुवा, फिर तुलुवा और फिर आराविदु, राइट। अब इसमें नोट करना, ये जो तुलुवा डायनेस्टी है जिसके फाउंडर वीर नरसिम्हा है, इसी डायनेस्टी से निकल कर आते हैं UPSC के मोस्ट फेवरेट राजा, ठीक है, जिनका नाम है कृष्णदेव राय। तो हम कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। कृष्णदेव राय कौन थे? ये ब्रदर थे वीर नरसिम्हा के, ठीक है। और कृष्णदेव राय के फ्रेंड रिलेशंस थे अल्बुकर्क से, जो कि पोर्टुगीज गवर्नर हुआ करते थे, राइट। ये भी याद रखना। अल्बुकर्क के एक एम्बेसडर थे फ्रेयर लुइस, जो कि विजयनगर में रहते थे, राइट। बाकी कृष्णदेव राय ने उड़ीसा को जीता,
ठीक है, विजयनगर के लिए। और क्या जीता इन्होंने विजय महल बनवाया, हाउस ऑफ विक्ट्री। इन्होंने हजार राम टेम्पल, वित्थल स्वामी टेम्पल, ये सब कृष्णदेव राय के बनाए हुए हैं, ठीक है। ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राजा स्थनपचर्य, ठीक है, रिस्टोरर ऑफ यवना किंगडम, इन्होंने टाइटल लिया ऐसा कृष्णदेव राय ने, राइट। एंड अभिनव भोज, इनको आंध्र भोज भी बोलते हैं, आंध्र पितामह भी बोलते हैं। ये सारे टाइटल अगर आ गए, यवन राज कौन था, अभिनव भोज कौन था, आंध्र भोज कौन था या आंध्र पितामह कौन था, तो याद रखना कृष्णदेव राय, KDR की बात हो रही है, राइट। ये तेलुगु और संस्कृत दोनों के स्कॉलर थे और इनके 2 वर्क्स बहुत फेमस है, एक तेलुगु का और एक संस्कृत का। जो इनका तेलुगु का वर्क है वो है अमुक्तमाल्यदा, और जो संस्कृत का इनका ड्रामा है वो है जम्बावती कल्याणम। तो याद रखना अमुक्तमाल्यदा तेलुगु वर्क है ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। ये पॉलिटी के ऊपर एक किताब लिखी है इन्होंने। दूसरा एक संस्कृत ड्रामा है जो कि है जम्बावती कल्याणम, दोनों का क्रेडिट कृष्णदेव राय को जाता है, ओके। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज के नाम क्या क्या थे? हु वर द अष्टदिग्गज? द 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स ऑफ तेलुगु, राइट। इसमें थे पेड्डन, तिमैया, ठीक है, भट्टमूर्ति, धूर्जति, मल्लन, राजू रामचंद्र और तेनाली रामकृष्ण। ये सारे क्या थे? अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के कोर्ट के, ओके। इसमें से पेड्डना ने मनुचरितम लिखा है, तिमैया ने परिजात अपराहनामा लिखा है, तो ये, और लास्ट में तेनाली रामकृष्ण थोड़े पॉपुलर भी हैं, इन्होंने पांडुरंग लिखा है, राइट, पांडुरंग महात्म्य। तो एटलीस्ट पांडुरंग महात्म्य किसने लिखा है ये तो पता होना ही चाहिए आपको, तेनाली रामकृष्ण ने लिखा है, राइट। बाकी देखोगे तो ये याद करना ज़्यादा टफ नहीं है, इसको याद करने का एक तरीका भी है। सबसे पहले याद रखना कि इनके जो अष्टदिग्गज है उसमें से रामचंद्र और रामकृष्ण तो है ही हैं एक, तो 2 तो ऐसे हो गए, रामचंद्र रामकृष्ण, राइट। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं सबके नाम में कुछ डबल लेटर्स आ रहे हैं, पेद्दाना, भत्तमूर्ति, ठीक है, तिमैया, मल्लन, देख रहे हो ना, सब में कुछ ना कुछ डबल आ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन तो रहेगा ही, देख लेना कि किसमें डबल वर्ड आ रहा है कि नहीं, मतलब डबल लेटर आ रहे हैं अगर, तो मतलब कि वो कृष्णदेव राय के हैं, हो सकते हैं कोर्ट पोइट, राइट। तो पेद्दाना में भी डबल डी आ रहा है, यहाँ पे भट्टमूर्ति में भी डबल टी आ रहा है, यहाँ पे तिमाया में डबल एम आ रहा है, यहाँ पे डबल एल आ रहा है। तो इस तरह से याद रखना जितने भी डबल टी, डबल डी, डबल एम वाले हैं ये सब कृष्णदेव राय के कोर्ट पोइट हैं, अष्टदिग्गज में से एक है, राइट। इसके अलावा हमने ये चारों देख लिए, प्लस 2 देख लिए, रामचंद्र और रामकृष्ण। अब बचे हमारे पास सिर्फ 2, सुरोना और धूर्जति, ठीक है। ये 2 आपको बस याद रखने हैं, सुरोना और धूर्जति याद रख लेना, बाकी सारे तो आपको देख के याद आ जाएंगे ऑप्शन देख के। क्वेश्चन ये भी आता है कि कृष्णदेव राय किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, राइट। इनके टाइम में पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे, बारबोसा, दुर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये सब पोर्टुगीज ट्रैवलर विजयनगर घूमने आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। तो कृष्णदेव राय के बारे में इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट इज आवर बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम जो है उसके जो फाउंडर थे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, इनका सिंपल सा नाम था हसन गंगू। इन्होंने फाउंड किया बाहमनी किंगडम को, उसकी कैपिटल बनाई गुलबर्ग को, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल बनाई गुलबर्ग को, राइट। तो बाहमनी किंगडम के फाउंडर का नाम देखना हसन गंगू नाम था और कैपिटल इनकी थी गुलबर्ग। ईयर भी देख लेना एक बार, 1347 से 58 के आसपास। अच्छा, ये जो बाहमनी एम्पायर है ना ये 5 किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार, ठीक है। तो इन सब के फाउंडर्स और इन सब की डायनेस्टी का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार, राइट, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर, कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा एंड बरी शाही डायनेस्टी ऑफ बिदार। ये नाम आपको रटे होने चाहिए कौन सी डायनेस्टी कहाँ की थी, और इनके फाउंडर भी, जैसे कि इमाद शाही डायनेस्टी ऑफ बेरार के फाउंडर थे फताउल्लाह इमाद शाह, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर के फाउंडर थे यूसुफ आदिल अजी शाह, निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर के फाउंडर थे मलिक अहमद, कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा के फाउंडर थे कुली कुतुब शाह, और बरीश शाही डायनेस्टी ऑफ बिदार के फाउंडर थे आमिर अली बरीद, राइट। इसको याद करना टफ नहीं है, एक बार ध्यान, अभी टफ लग रहा होगा बट ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड कनेक्शन पॉसिबल है, राइट। देखो इमाद शाही डायनेस्टी है, मतलब राजा का नाम भी, फाउंडर का नाम भी इमाद शाह आएगा, तो फताउल्लाह इमाद शाह, राइट। अब इनके नाम में फ़तेह है, फताउल्लाह फ़तेह है, राइट। लेकिन नाम में फ़तेह होने के बावजूद इन सारे एफर्ट्स इनके बेकार गए और 1574 में अहमदनगर ने इनको एनेक्स कर लिया, राइट। सिमिलरली आदिल शाही के फाउंडर यूसुफ आदिल शाह, राइट, और बीजापुर किंगडम के फाउंडर थे ये। औरंगजेब आ गया, इनको भिजा के मारा, तो बीजापुर के थे ये लोग, भिजा के आदिल शाह को मारा औरंगजेब ने और एनेक्स कर लिया बाद में, राइट। तो बीजापुर भिजा के मारा, राइट। इसके बाद शाहजहाँ ने एनेक्स कर लिया था निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर को,
राइट। मलिक अहमद इसके फाउंडर थे, ठीक है। तो इसको सिंपल से रखना है, अहमद है तो मलिक अहमद, राइट। और निज़ाम शाही डायनेस्टी थी, याद रखना है इसको। सिमिलरली कुतुब गोलकोंडा, राइट। बरीद बिदार, ये तो सब मैच कर रहा है आपस में, इस तरह वर्ड कनेक्शन करके इनको याद रखना। बस याद रखना इनमें से किनको किनको औरंगजेब ने एनेक्स करा है, सिर्फ कुतुब शाही डायनेस्टी को और आदिल शाही डायनेस्टी को, राइट। निज़ाम शाही डायनेस्टी को शाहजहां ने एनेक्स करा था, राइट। तो ये तीनों तो याद ही रखना, किसको शाहजहां ने एनेक्स करा था और किसको औरंगजेब ने एनेक्स करा था। चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। इंडिया में कुछ फिलोसफीज़ हैं और उसके कुछ फाउंडर्स हैं, जैसे कि विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर है रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत के फाउंडर है निम्बर्काचार्य, द्वैत फिलोसफी के फाउंडर है माधवाचार्य और शुद्ध अद्वैत के फाउंडर हैं विष्णु स्वामी। कैसे याद रखोगे इनको? राम जी थे, किसके अवतार थे? विष्णु के। तो रामानुज विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। राम विष्णु दोनों का कनेक्ट कर लेना। सिमिलरली निम्बर्काचार्य द्वैत अद्वैत के थे फाउंडर, कैसे याद रखोगे? नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन डी नहीं, राइट। तो अगर कोई नींबू के आगे डी द्वैत अद्वैत करे तो कहते हैं गलत है, राइट। विटामिन सी होता है, डी नहीं। तो निम्बर्क के आगे डी लिखा है, याद रखना है इसको, राइट। होना चाहिए सी बट लिखा हुआ है डी, तो द्वैत अद्वैत से आपको याद आ जाएगा। माधव व द्वैत से कैसे याद रखोगे? माधव मतलब मधु कह सकते हैं, मधु किसको बोलते हैं? हनी को बोलते हैं ना, बहुत लोग शहद को मधु, हनी ये सब बोलते हैं। तो मधु एक तरह की दवाई की तरह भी एक्ट करती है, बहुत लोग उसको दवाई के तौर पे लेते हैं, तो दवायत ऐसे याद रखना, ठीक है। मधु दवाई के तौर पे बहुत लोग लेते हैं। सिमिलरली विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैत। अब विष्णु किसके स्वामी है? लक्ष्मी जी के स्वामी है विष्णु जी, राइट। तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? जहाँ पे चीज़ें शुद्ध रहती हैं, साफ़ सफाई रहती है, वहीं लक्ष्मी जी आती हैं, राइट। तो इस तरह से विष्णु स्वामी को शुद्ध अद्वैत से लिंक करके कैसे भी ट्रिक बना के अपने हिसाब से, अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही खुद से बना के, बस चीज़ें आपको एक बार दिमाग में याद होनी चाहिए। अच्छा, याद करने का फ़ायदा क्या होता है? इस तरह से ये होता है कि एटलीस्ट आपने 10 सेकेंड एक्स्ट्रा इस चीज़ को दिए। आप चाहते तो डायरेक्टली पढ़ के भी निकल जाते आगे, राइट। बट आपने इस चीज़ को 10 सेकेंड एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कोशिश करी दिमाग में घुसाने की, और इतना ही कर लिया ना, तो अगले 1 साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपका दिमाग आपको एज अ बोनस वो चीज़ें याद करवाएगा, ठीक है। अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत किया करो कि मैंने पढ़ लिया है, अब रिवाइज़ नहीं किया तो कैसे होगा। अगर आपने कभी उसी वक्त उस चीज़ को 10 सेकेंड या 15 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दिया, याद करने में एफर्ट्स लगा दिया, तो ऑप्शन देख के चीज़ें प्रीलिम्स में याद आ जाती हैं। इतना ज़्यादा मैजिकल है आपका ब्रेन, राइट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, इन पे ट्रस्ट करना, और हर एक चीज़ खास करके हिस्ट्री में कोशिश करना उसको 15 सेकेंड 20 सेकेंड एक्स्ट्रा दो, और कोशिश करो उसी वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए, अदर देन आप ये सोच के कभी पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम के पहले एक बार और रिवाइज़ कर लूँगा। वो एक बार और कभी नहीं आता है। इट्स बेटर कि अभी का अभी इसको दिमाग में घुसाते चलो, जस्ट इन केस रिवीजन पॉसिबल ना हो पाए एंड में, तो एटलीस्ट आपने एक बार ध्यान से पढ़ा था ना, तो आपको ऑप्शन याद आ जाएंगे, राइट। दैट्स द हैक विच नो वन प्रीचेज यू, बट आपको पता होना चाहिए। कुछ और भक्ति सेंट्स को देखेंगे, जैसे कि रामानुजा, ठीक है। ये वैष्णव सेंट्स थे साउथ इंडिया से, और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी को फाउंड किया था, ये हमने देख चुके हैं। रामानंद ये फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट थे नॉर्थ इंडिया का, तो याद रखना साउथ इंडिया से रामानुजा थे और नॉर्थ इंडिया में रामानंद थे, ठीक है। इन्होंने भक्ति के दरवाजे सबके लिए खोले विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स। सिमिलरली कबीर मोस्ट रेडिकल डिसिपल ऑफ रामानंद, रामानंद के ही शिष्य थे कबीर, याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के या रामानुजा के? तो याद रखना रामानंद के ही शिष्य थे कबीर। हु वॉज अपोज टू कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप, अननेसेसरी रिचुअल्स एंड सॉट टू रिमूव डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड बिलीव्ड इन सोशल यूनिटी, राइट। कबीर हमेशा एकता की बात तो करते ही थे। सिमिलरली गुरु नानक अ निर्गुण भक्ति सेंट एंड अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। गुरु नानक वॉज द फर्स्ट सिख गुरु एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ये भी याद रखना। सिमिलरली चैतन्य की बात करूँ तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ कृष्णा भक्ति कल्ट, ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ गौड़िया और बंगाल वैष्णविज्म। मैंने बताया था गौड़ डायनेस्टी कहाँ की थी? बंगाल की थी। कौन उसके राजा थे? शशांक। तो वही गौड़िया जो है कल्ट जो है वो चैतन्य ने ही फाउंड किया था, ठीक है। विद्यापति एक मैथिली सेंट पोएट थे हु रोट 1000 ऑफ लव बलार्स एंड राधा कृष्णा पदावली। तो विद्यापति ने पदावली लिखी थी राधा कृष्ण के ऊपर बहुत सारी, वो याद रखना है इसको। पुरंदर दास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउथ इंडिया के हैं एंड ही वॉज द वैष्णव सेंट कंपोजर इन कर्नाटका, राइट। बिलीव टू हैव लेड द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। कर्नाटका म्यूजिक का जो मॉडर्न फेज है उसके फाउंडेशंस कहीं ना कहीं पुरंदर दास ने ही रखे थे, तो बहुत ज़्यादा फेमस सेंट कंपोजर थे ये, राइट। मीराबाई राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा की, ठीक है। और आपको पता है ये मीराबाई वेल नोन वुमेन भक्ति सेंट हैं, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और वैष्णविज्म कल्ट को फैलाने में बहुत बड़ा रोल था मीराबाई का। वल्लभाचार्य ही वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ कृष्ण भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म हु प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। तो क्वेश्चन आएगा कि पुष्टि मार्ग फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, प्रोपाउंड किसने करा? तो ही वॉज वल्लभाचार्य, राइट।
बात करते हैं सूरदास की। सूरदास वॉज द ब्लाइंड पोइट ऑफ आगरा, याद रखना। ही सैंग द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज सूरसागर। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने। तुलसीदास, आपको पता ही है, वैष्णविज्म कल्ट के बहुत बड़े राम के फॉलोवर थे, इन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी है। इसके अलावा कवितावली और गीतावली भी तुलसीदास ने लिखी है। शंकर देव, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वैष्णो डिवोशनल मूवमेंट इन असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का नाम है, तो नॉर्थ ईस्ट में वैष्णविज्म को किसने प्रोपगेट करा? ये असम में शंकर देव ने करा। तो शंकर देव का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुरंदर दास कर्नाटका के सेंट कंपोजर थे वैष्णविज्म कल्ट के, याद रखना इसको। विद्यापति, विद्यापति भी पदावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैतन्य ने बंगाल में वैष्णविज्म को फैलाया। गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। कबीर, अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन सोसाइटी। रामानंद और रामानुजम का डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया, राइट। सिमिलरली दादू दयाल एक निर्गुण भक्ति सेंट थे। इन्होंने अपनी ये पैदा तो गुजरात में हुए थे, बट इनकी ज़िंदगी राजस्थान में बीती थी। इन्होंने अपना खुद का एक सेक्ट फाउंड किया था, दादू पंथ, राइट। आपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में ही पढ़ा होगा इनके बारे में। सिमिलरली त्यागराज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो द तेलुगु सेंट हु स्पेंट हिज लाइफ इन तमिलनाडु, राइट। वो थे तेलुगु बट लाइफ तमिलनाडु में स्पेंड करी। ग्रेटेस्ट सेंट कंपोजर ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और दूसरी चीज़, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इन्होंने राम को बहुत ज़्यादा वर्शिप करा। हीरो ऑफ वाल्मीकि रामायण, राइट। तो राम को बेसिकली जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा एड ऑन किया। तो त्यागराज को याद रखना और दादू दयाल को याद रखना, ओके। सिमिलरली महाराष्ट्र के भी कुछ भक्ति सेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जनान देव, राइट, और नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये सब महाराष्ट्र के हैं। इनको भी एक बार देख लेना। नामदेव ने वरकारी सेक्ट को फाउंड किया था, राइट। वितोप और वित्थल, राइट, इन्होंने इनकी पूजा करते थे, मतलब विष्णु को एक तरह से मानते थे। इसके अलावा एकनाथ का भावार्थ रामायण, ये भी याद रखना। और तुकाराम ने बहुत सारी डिवोशनल पोएम्स लिखी हैं जिनको अभंगास बोलते हैं। अभंग पढ़ते हुए ना आप, अभंग, वो सब तुकाराम के लिखे हुए हैं। सिमिलरली रामदास ऑफ द लास्ट ग्रेट सेंट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने 10 बोध को कंपाइल किया था, 10 बोध। तो रामदास का 10 बोध, तुकाराम के अभंग, एकनाथ का भावार्थ रामायण, नामदेव का वरकारी सेक्ट, राइट। इसके अलावा जनामदेव का, इन्होंने कमेंट्री अपनी भगवत गीता पर तो लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछते हैं किसने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, तो ही वॉज जनामदेव, राइट। और इन्होंने जो कमेंट्री लिखी है उसको बोला जाता है भावार्थ दीपिका, मतलब भागवत गीता का भावार्थ, जिसको हम जननेश्वरी भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने लिखी है इस वजह से। तो इस भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र को भी याद रखना। कुछ सूफी सेंट्स को भी देख लो, जैसे कि ख्वाजा अली हुजवरी, ठीक है, इनको दाता गंज बख्श भी बोलते हैं। ही वॉज द अर्लीस्ट सूफी सेंट ऑफ एमिनेंस नोन हैव टू सेटल इन इंडिया, राइट। जो इंडिया में आके सेटल हुए, ऐसे आने वाले में सबसे अर्लीस्ट जो सेंट थे वो ख्वाजा अली हुजवरी थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल लिखी है सूफीज़म के ऊपर जिसका नाम था कश्फुल महजूब। सिमिलरली इनके बाद शेख बहाउद्दीन ज़कारिया आए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुहारावर्दी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म में ऑर्डर होते हैं, तो सुहारावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन है? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहला फर्स्ट लीडिंग खानका इंडिया एट मुल्तान बनवाया। ये खानका क्या होते थे? जैसे बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्रीज़ होती थी ना, वैसे सूफीज़म में खानका होते हैं जहाँ पे ये सूफ़ी लोग अपने आप को आते हैं, वर्शिप करते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हैं, गैदर होते हैं, राइट। एक तरह की मोनेस्ट्री सूफीज़म में खानका बोलते हैं इसको। कभी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आए खानका किस में यूज़ हुआ है, तो सूफीज़म से रिलेटेड है, राइट। सूफीज़म में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। इन्होंने चिश्ती ऑर्डर जो है उसके फाउंडर थे, राइट। चिश्ती ऑर्डर फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया, राइट। अभी जो हम सूफीज़म देखते हैं वो लिबरल है ना काफ़ी, तो वो चिश्ती ऑर्डर से निकला हुआ है। ही सेटल डाउन एट अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह भी है, ठीक है। अदर चिश्ती सूफी सेंट्स हु फॉलोड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी वर शेख हमीदुन नगौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और इन्हीं की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, राइट, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने और ज़्यादा अच्छे से बनवाया। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद में पंजाब में एक खानका बनवाया, राइट, एंड ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोइट ऑफ सूफीज़म। तो सूफीज़म के पहले पंजाबी पोइट कौन थे? बाबा फरीद थे। इन्होंने पंजाब में खानका बनवाया था, राइट। सिमिलरली शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपना पॉपुलर टाइटल रखा था महबूब इलाही, मतलब गॉड का सबसे प्यारा बंदा, राइट। इन्होंने अपना खानका दिल्ली में बनवाया, इनका दिल्ली में खानका है इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है निज़ामुद्दीन औलिया, राइट। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर, इसलिए जो दिल्ली में चांदनी चौक की दरगाह है सूफीज़म वाली वो निज़ामुद्दीन औलिया की ही है, राइट। सिमिलरली शेख नसीरुद्दीन
महमूद, charismatic चिश्ती saint who was later known as चिरागे दिल्ली, राइट। सैयद मोहम्मद गीसू दराज, ये गुलबर्ग कर्नाटक में इन्होंने पॉपुलराइज किया सूफीज़म को, ठीक है। इनका नाम जो है बंद नवाज भी था। एंड ऑथर्ड मोर देन 30 बुक्स ऑफ सूफीज़म। ही वॉज वन ऑफ द अर्ली राइटर्स एंड पोइट्स इन उर्दू। तो आपने सूफीज़म के बहुत सारे सेंट्स के नाम देख लिए, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंपॉर्टेंट है, राइट। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया। बाबा फरीद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पंजाबी पोइट थे सूफीज़म के, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महबूब इलाही टाइटल लिया और दिल्ली में इन्होंने अपना खानका बनवाया था, राइट। चिश्ती ऑर्डर के मोस्ट फेमस सेंट थे। सिमली शेख नसीरुद्दीन महमूद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें चिरागे दिल्ली बोला जाता है, राइट। साउथ इंडिया के सूफी सेंट्स कौन है, सैयद मोहम्मद गीसू दराज हैं, ठीक है। इनको बंद नवाज बुलाया जाता है। तो इस तरह से आपको सारे नाम एक बार एटलीस्ट दिमाग में चले गए होंगे अभी। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे मुगल एम्पायर की, मुगल पीरियड की। मुगल पीरियड सबसे पहला नाम आता है बाबर का। बाबर ने ही मुगल रूल की शुरुआत करी थी इंडिया में, राइट। ये तैमूर के डिसेंडेंट्स थे, राइट। और चंगेज़ खान, मतलब मदर साइड से ये चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे और फादर के साइड से तैमूर के साइड से, राइट। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में हुई थी, और मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, राइट। 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया था बैटल ऑफ खानवा में। 1528 में इन्होंने मेदिनी राय को हराया था बैटल ऑफ चंदेरी में, राइट। 1529 में इन्होंने मोहम्मद लोदी को हराया था घाघरा की बैटल ऑफ घाघरा। तो याद रखना 27, 28, 29 में 3 बैटल्स हुई थी। इनफैक्ट फॉर दैट 26, तो ऐसे लिखना 26, 27, 28 और 29, इसके सामने बैटल्स ना लिख देना। यहाँ पानीपत हुआ, फिर हुआ खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा, ठीक है। ये चारों बैटल की क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि चारों बैटल बाबर से थी और बाबर ने ही चारों बैटल्स में लोगों को हराया, राइट। सबसे पहले 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की बैटल में, फिर खानवा की बैटल में राणा सांगा को हराया, फिर चंदेरी की बैटल में मेदिनी राय को हराया और फिर घाघरा की बैटल में मोहम्मद लोदी को हराया। तो ये चारों बैटल की क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हुई है, इसलिए क्रोनोलॉजी इनकी अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1530 में बाबर की डेथ हुई आगरा में और उनका टॉम बनाया गया काबुल में। ही अडॉप्टेड तुगलुमा, ठीक है, तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2016 के प्रीलिम्स में। ये तुगलुमा क्या था? तुगलुमा एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्रैटजी थी, जिसकी वजह से बाबर ये इब्राहिम लोदी से बैटल ऑफ पानीपत जीत पाए थे। तुगलुमा एक्चुअली करते क्या थे, अपनी आर्मी को लेफ्ट, राइट, सेंटर में डिवाइड कर देते थे, दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकते थे। ये तुगलुमा स्ट्रैटजी बाबर ने अडॉप्ट करी थी, राइट। इसके अलावा बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुज़ुक बाबरी, राइट, टर्की लैंग्वेज में लिखी है। और इसके अलावा इसको ट्रांसलेट किसने किया, तुज़ुक बाबरी को, पर्शियन में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया बाबरनामा। जब तुज़ुक बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रखा गया बाबरनामा में। और ये ट्रांसलेशन किया किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने, राइट। और इस बाबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? मैडम बेवरेज ने। तो तीनों चीज़ें याद रखना, तीनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बाबर को डिटेल में कवर किया, क्योंकि बाबर से रिलेटेड हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो यूपीएससी के फेवरेट है। इसके अलावा बाबर ने 2 एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स भी कंपाइल करी हैं, जिसमें से दीवान मुबाइयाँ, ठीक है, ये बहुत फेमस है। इन्होंने रिसाले उसाज भी लिखा है, जिसको लेटर्स ऑफ बाबर बोलते हैं, राइट। तो ये सारी मुबाइयाँ वगैरह, ठीक है, रिसाले उसाज ये लेसर नोन है, तो चांसेस है कि ये पूछे जाएंगे। अब तो तुज़ुक बाबरी वगैरह बहुत बार पूछा जा चुका है, बट मुबाइयाँ, रिसाले उसाज ये सब नहीं पूछा गया, तो अब चांसेस हैं यही सबसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। बाबर के बेटे हुमायूं की बात करें तो बाबर के बाद ऑब्वियसली ही सीडेड टू द थ्रोन, राइट। और इनका जो सक्सेशन है, ये गद्दी बैठने से पहले चैलेंज किए गए थे अपने ब्रदर्स के द्वारा। इनके ब्रदर्स थे कामरान, हिंडल, अस्कारी। इन लोगों ने अफगान्स के साथ मिलकर हुमायूं को चैलेंज किया, बट हुमायूं ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, ठीक है। जैसे कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी से बैटल लगी, बैटल एट चौसा, क्योंकि हुमायूं के बाद आप देखोगे अचानक से सूर डायनेस्टी आ जाती है, राइट, सूर एम्पायर आ जाता है, जिसको फाउंडर शेरशाह होते हैं, राइट। क्योंकि अफगान्स के साथ मिले हुए थे इनके ब्रदर्स, इसलिए अफगान्स ने कैप्चर कर लिया। तो बैटल ऑफ चौसा में पहले तो हुमायूं ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, एक तो चौसा में, एक कन्नौज में, और पूरी तरह से इसको हरा दिया था शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह हराया था इन दोनों बैटल में, चौसा हो या बेलगांव हो, दोनों में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पटक पटक के मारा था। हुमायूं की इतनी पिटाई हुई थी कि वो 12 साल के लिए ईरान भाग गए थे, ठीक है। लेकिन फिर शेरशाह सूरी की जब डेथ हो गई तो फिर से हुमायूं ने इंडिया को इन्वेट किया और फिर से मुगल शासन कंटिन्यू हुआ इंडिया में, राइट। ही वंस अगेन बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। बाद में लाइब्रेरी वगैरह से गिर जाते थे ये लोग, इनकी डेथ हो जाया करती थी, ठीक है, दीन पनाह में 1556 में, और दिल्ली में इनको दफन किया गया है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना। इनकी एक सिस्टर थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है हुमायूं नामा, राइट। तो गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है।
दीन पनाह दिल्ली में अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी हुमायूं ने, राइट। याद रखना दीन पनाह कहाँ है, दिल्ली में, हुमायूं की सेकंड कैपिटल। तो हुमायूं का जिक्र आती है आपको 2 बैटल याद रही है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बेलगांव या फिर कन्नौज, जिसमें शेर शाह सूरी ने पटक पटक के हुमायूं को मारा था। हुमायूं के बाद मैंने बताया शेर शाह सूरी का शासन हुआ बहुत टाइम तक, राइट। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड वगैरह बनाई, एक कॉइन बनाया जिसको रुपया बोला गया, राइट, रुपया वगैरह पहली बात। और शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनाया दिल्ली में। शेर शाह सूरी के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद फिर से आती है मुगल डायनेस्टी और अकबर का नाम सामने आता है, ठीक है। तो अकबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, राइट। अकबर ने एक नया रिलीजन फाउंड किया था, उसका नाम था दीन इलाही 1582 में, राइट। ये रिलीजन जैसे अशोका का धम्मा नहीं था उस तरह से था कि बहुत सारे रिलीजन्स की फिलोसफीज को अपने आप में समाहित कर लेता था, हिंदुज़म, इस्लाम, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और इस रिलीजन में कोई प्रॉफिट को रिकग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन। बीरबल अकबर के इतने बड़े चाटुकार थे कि उन्होंने इस रिलीजन को फॉलो कर लिया था। और दीन इलाही बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, जैसे अशोका का धम्मा था वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। ऑल्दो इट वॉज नॉट अ सेपरेट रिलीजन, बट दीन इलाही सच में अकबर ने इसको डिक्लेयर कर दिया था रिलीजन के तौर पर। अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट। अकबर ने इतनी चीज़ें बनवाई। हुमायूं टॉम भी सबको लगता है हुमायूं ने बनवाया, बट ये एक्चुअली अकबर ने बनवाया दिल्ली में, राइट। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, अ सूफी सेंट ब्लेस्ड अकबर विद सन हु वाज नेम्ड एट सलीम, ठीक है। तो सलीम नाम इसलिए रखा क्योंकि सलीम का जो जन्म है, ठीक है, वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। तो सलीम किसका नाम था, जहांगीर का नाम था बचपन का, राइट। तो अकबर के बेटे सलीम थे, जहांगीर थे। सलीम का नाम सलीम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से कहा जाता है कि सलीम का जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर ने सलीम चिश्ती के ऑनर में अपना जो कोर्ट है उसको आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दिया था। अकबर के टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इनको देख लेना एक वीडियो पॉज करके, किस साल में इन्होंने क्या किया था, राइट। जिजिया को अबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश करा, मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। इसमें सिर्फ ईयर याद नहीं करने हैं, इसी के बहाने आपके बहुत सारे अकबर ने क्या क्या किया वो कवर हो जाएगा, राइट। जैसे कि 10 साला बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, महजर का प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। बाकी अकबर के टाइम पे भी 9 रत्न थे, 9 रत्नाज ऑफ अकबर्स कोर्ट। जैसे कृष्णदेव राय के टाइम के अष्ट दिग्गज थे ना, वैसे अकबर के टाइम के 9 डेवल्स थे, 9 रत्न। बीरबल, अबुल फजल, फैज़ी, तोदरमल और ये भगवान दास, राइट। मान सिंह हो गए, और आपके तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्यादा, ये सब 9 रत्नास थे अकबर के कोर्ट के। ये नाम थोड़े से फेमस है, तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप आपके दिमाग में रह जाएंगे। अगर नहीं याद हो रहे तो अगेन हिस्ट्री रट्टा फिक्शन वाला वीडियो जाओ देखो, उसे मैंने याद करवाया है कैसे इनको याद रखना है। अकबर के बाद बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश किया था। किसने, जहांगीर ने। क्या इस्टेब्लिश किया था, चेन ऑफ जस्टिस। मतलब क्या था इसका, जंजीर ई आदल, ये किसने इस्टेब्लिश किया था, जहांगीर ने, राइट। और जहांगीर के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। एक जहांगीर के शासनकाल में जो राणा अमर सिंह है मेवाड़ के, उन्होंने सबमिट कर दिया था अपने आप को, मतलब हार गए थे, अपना समर्पण कर दिया था, राइट। जहांगीर ने कांगड़ा के फोर्ट को भी कैप्चर किया था, ठीक है। और मलिक अंबर ने जितनी भी टेरिटरीज मुगल की ली थी वो सब वापस कर दी थी, राइट। इसके अलावा इनके जो टेन्योर था जहांगीर का, उसमें बहुत सारे रिवॉल्ट्स भी हुए थे, जैसे कि खुसरो का रिवॉल्ट बहुत फेमस है, ठीक है। और साथ इनके बेटे खुसरो ने रिवॉल्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं अर्जुन देव जो 5th सिख गुरु थे, उन्होंने भी जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, ठीक है। बाद में अर्जुन देव को डेथ का सेंटेंस दिया गया था, राइट, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनके बेटे खुसरो को भड़काया था अपने ही पिता के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए, राइट। और क्या क्या हुआ था, महावत खान जो कि मिलिट्री जनरल जहांगीर था वो भी रिवॉल्ट किया था, राइट। इसमें खुर्रम और महावत खान के रिवॉल्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। बाकी जहांगीर ने तुर्की जहांगीरी लिखी है, ये भी याद रखना पर्शियन लैंग्वेज में। जहांगीर के बाद बात होती है शाहजहाँ की। शाहजहाँ के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर और ट्रेवनियर आए थे इंडिया। इटालियन ट्रैवलर निकोली मनुकी आए थे, राइट। पीटर मुंडी ने पहली बार डिस्क्राइब करा एक फेमिन आया था शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है। शाहजहाँ के टाइम को बोला जाता है कि पिनाकल ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर, बिकॉज इनके टाइम पे आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर को बहुत प्रमोट किया गया। जो आप फेमस बिल्डिंग्स देखते हो ना, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सब शाहजहाँ ने ही बनवाया था। शाहजहाँ के टाइम पे जो ट्रैवलर है ना, ये सिर्फ ये मत रखना कि ये शाहजहाँ के टाइम पे आए थे, इसमें ये भी याद रखना कि कौन से ट्रैवलर कहाँ से थे। जैसे बर्नियर और ट्रेवनियर फ्रेंच ट्रैवलर थे, निकोले मनुकी ये लोग इटालियन ट्रैवलर थे, राइट। बाकी ये लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी आपको एक बार देख लेना, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते नहीं है, फिर भी एक बार पता होना चाहिए। बहादुर शाह, ठीक है, औरंगजेब के बाद वाले हैं। बहादुर शाह, जहानदार शाह, फारूक सियार,
मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, लास्ट में अकबर टू एंड बहादुर शाह टू। ठीक है, तो याद रखना जब लास्ट कौन था, बहादुर शाह टू 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे, राइट। तो ये लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। औरंगजेब के जस्ट बाद वाला याद रखना बहादुर शाह 1 और लास्ट वाला याद रखना बहादुर शाह 2। याद रखना कि गुरु तेग बहादुर को कैप्चर किसने करा था, औरंगजेब ने करा था। ठीक है, ही वॉज द 9th गुरु ऑफ 6। इनको एग्जीक्यूट किया था औरंगजेब ने, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया था। इसके बाद 10th और लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। इन्होंने बोला भाई हमारे पिताजी के साथ बहुत गलत हुआ, तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स बनाई, क्योंकि अब हमें लड़ना भी पड़ेगा मुगलों से। उसको खालसा बोला गया। तो खालसा सिख्स होते हैं ना, उनके फाउंडर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। वो द 10th एंड लास्ट सिख गुरु। मुस्लिम रूल से लड़ने के लिए खालसा को बनाया गया था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने, हालांकि बाद में इनका असोसिनेशन हो गया 1708 में, राइट। इनकी डेथ के बाद जो बंदा बहादुर है, ही वॉज द ट्रस्टेड डिसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह। इसने उस वॉर को, अपनी जंग को मुगलों के खिलाफ जारी रखा। ठीक है, बंदा बहादुर का ओरिजिनल नेम लक्ष्मण देव था, ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट। और आफ्टर बिकमिंग अ सेंट ही वॉज नेम्ड माधव दास। उसके बाद बंदा बहादुर बाद में सेंट बन गया, उनका नाम माधव दास हो गया। तो बंदा बहादुर के 3 नाम थे, एक तो बंदा बहादुर था, दूसरा लक्ष्मण देव था और तीसरा माधव दास। ठीक है, उसके बाद फाइनली ही वॉज नेम्ड बंदा बहादुर बाई गुरु गोविंद सिंह, राइट। मतलब ये बंदा बहादुर नाम जो है सबसे आखिरी में पड़ा था। उसके पहले तो इनका नाम लक्ष्मण दास था, फिर ये सेंट बने तो माधव दास बन गए, फिर गुरु गोविंद सिंह के, क्योंकि ये शिष्य थे तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको बोला कि ये बंदा तो बहादुर है, तो इसका नाम बंदा बहादुर रख दो। मुगल एम्पायर को भी सूबा, सरकार, परगना और ग्राम में डिवाइड किया गया था। ठीक है, सूबा, सरकरा, सूबा मतलब प्रोविंस, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, परगना मतलब तालुका और ग्राम मतलब विलेज, राइट। सूबा के हेड होंगे सूबेदार, सरकार के हेड होंगे फौजदार, परगना के शिकदार, राइट, और ग्राम के होंगे मुकद्दम। यहाँ पे अकाउंटेंट थे पटवारी। पटवारी कौन था, गांव में अकाउंटेंट हुआ करते थे, इसको याद रखना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इसके अलावा भी कुछ टेरिटोरियल यूनिट्स होती थे, जैसे खलीसा, रॉयल लैंड्स को खलीसा बोलते थे। जागीर्स क्या होती थी, ऑटोनोमस राज्य होते थे। इसके अलावा इनाम क्या होते थे, जो गिफ्टेड लैंड्स, जो राजा किसी को गिफ्ट कर देता था, मेनली जो वेस्ट लैंड होते थे, राइट। अकबर के टाइम पे टोटल 15 सूबा या 15 प्रोविंस हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब ने क्योंकि एनेक्स कर करके इसको 20 तक ले आए थे। मनसबदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करा था, अकबर ने। इसमें रैंक दी जाती थी, उसी रैंक को बोलते थे मनसब, राइट। मनसबदारी सिविल और मिलिट्री दोनों तरीके की होती थी। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी थे, नोबेलिटी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री वाले, सबको एक मनसब, एक रैंक अलॉट की जाती थी। ठीक है, मुगल मनसब वाज ड्यूअल। एक तो जाट होती थी जो कि पर्सनल रैंक होती थी, और दूसरी सवार होती थी जो कि नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन, राइट। जाट मतलब किसी की पर्सनल रैंक क्या है, पे स्टेटस क्या है। सवार मतलब हॉर्समैन, ठीक है, कितने हॉर्समैन वो मेंटेन करता है, ये भी एक तरह की रैंक थी। जाट मतलब आपकी खुद की रैंक क्या है, और आप कितने सवार, आपके कितने घुड़सवार आपके अंदर आते हैं, उसको बोलते थे सवार, राइट। अब ये जो मनसबदार होते थे, ये 3 कैटेगरी के होते थे, मनसबदार, आमिर्स और आमिर उम्दा। पे मोड के हिसाब से देखा जाए तो 2 तरह के होते थे मनसबदार। एक तो नकदी होता था, जिसमें पेमेंट कैश के थ्रू दी जाती है। दूसरा जागीरदार, जिसमें पेमेंट जागीर्स अलॉट करके दी जाती थी। इसके अंदर जहांगीर ने एक और सिस्टम ऐड किया था, दूह सपाह सिलह सपाह सिस्टम। इसका मतलब किसी को जो सवार रैंक है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है विदाउट रेजिंग हिज जाट रैंक। मतलब आपकी जो पर्सनल रैंक है जाट, वो तो वही रहेगी, बट आपके अंदर जो सवार के नंबर है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, ताकि आपकी जो सवार वाली रैंक है वो इंक्रीज़ हो जाए, राइट। शाहजहाँ एडेड जामदामी और महाना जागीर। ठीक है, इसमें मंथली स्किल सिस्टम को ऐड किया गया। मतलब इसी मनसबदारी सिस्टम में दुआ सपा, सिला सपा, दामादामी, ये सब चीज़ें लोग ऐड कर रहे थे, आगे वाले रूलर्स। स्टार्ट इसको अकबर ने किया था, ये याद रखना। इसी मनसबदारी सिस्टम की वजह से जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस आया था, जो कि मेजर कॉज था मुगल्स के डिक्लाइन का। जनता इनसे रूठ गई थी और जगह जगह रिवॉल्ट होने लग गए थे। मुगल के टाइम पे कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की प्रैक्टिसेस भी थी, कानकुत, राई, जब्ती, ये सब क्या थे एग्जैक्ट नहीं पता रखो तब भी चलेगा, बट याद रखना कि ये सब रेवेन्यू कलेक्शन मेथड थे ड्यूरिंग मुगल्स। इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। कानकुत, राय, जब्ती, ये सब क्या था ये पता होना चाहिए। 10 साला बंदोबस्त, जब्ती, ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कलेक्शन बेस्ड ऑन रेट्स ऑफ क्रॉप्स डिटरमाइंड आफ्टर 10 ईयर्स असेसमेंट। 10 साल में क्रॉप्स ने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे क्रॉप्स का रेट तय होता था, ठीक है। जैसे सब बहुत MSP डिसाइड करना है तो आप पहले 10 ईयर्स का असेसमेंट करोगे, उसको बोलते थे 10 साला बंदोबस्त, राइट। टोडर मल ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। टोडर मल का नाम कहाँ पड़ा था, अकबर के नौरत्नाल में पड़ा था, राइट। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था, जितनी एक जागीरदार की सैलरी है उसी प्रोपोर्शन में उसको लैंड अलॉट किया जाता था, सिंपल है, ठीक है। हैंस एवरी मनसबदार वाज एंटाइटल्ड टू ए जागीर इफ ही वाज नॉट पेड इन कैश। अगर कोई मनसबदार को आप कैश नहीं दे रहे हो तो उसको जागीर दे दी जाएगी, उसी को फिर जागीरदार बोला जाएगा। मतलब मनसबदार और जागीरदार में बेसिकली यही डिफरेंस है। मनसबदार को पेमेंट कैश में हो रही है, वही जागीरदार को पेमेंट जागीर के तौर पर दी जा रही है, राइट। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा।
बाकी इनाम जो मैंने बोला ना, फ्री में लैंड ग्रांट्स हो रही हैं, उसको मददी माश भी बोलते थे, सुई और घाल भी बोलते थे। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। मेडिवल इंडिया के बाद अब मॉडर्न इंडिया शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को देखेंगे। इसमें कौन सी कंपनी कब आई, ये ईयर याद रखना है। पोर्टुगीज़ 1498 में आए, इंग्लिश 1600 में आए, उसके बाद डच आए 1602 में, फिर डेन्स आए 1616 में, और फिर आए आपके फ्रेंच 1662 में, राइट, 1664 में। तो इसको याद रखिएगा। पोर्टुगीज़ ने अपने सेटलमेंट कोचिन में, गोवा में, इन सब जगह फैले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वेस्ट कोस्ट में सूरत आई, फिर बॉम्बे, ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल कोस्ट, मद्रास, मसूलीपट्टनम, यहाँ इनकी फैक्ट्रीज थी, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स बंगाल में, मद्रास वगैरह के अंडर में थे, कलकत्ता में, राइट। इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल, पुलिकट यहाँ थी, और बंगाल में हुगली वाले रीजन में थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेरमपुर बंगाल में, याद रखना इसको। ऐसे अचानक डेनिश का पूछ लेगा वो, आप पढ़ के जाओगे पोर्टुगीज इंग्लिश, तो डेनिश का सेरमपुर बंगाल में था, याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, पौंडीचेरी यहाँ पे एक्सपेंडेड थी। इस एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर में और भी बहुत सी चीज़ें ये देखनी है, जैसे कि हमारे कर्नाटिक वॉर्स, राइट, हमारा जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है एक बार। और कैसे देखोगे, यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरा, ठीक है, एंग्लो वॉर्स करके। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, राइट, मराठा वाले वॉर्स, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर्स, ये सारे वॉर्स को मैंने एक वीडियो में कवर करा है विद ट्रिक्स एंड नमोनिक्स। उसमें स्टोरीज़ के थ्रू मैंने याद कराया है कि कौन से वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई है, ठीक है, कौन से वॉर में कौन से क्या रीज़न था उन वॉर्स का। क्योंकि ये वॉर्स सिर्फ फैक्चुअली पढ़ोगे समझ नहीं आएंगे आपको, इनके पीछे रीजन्स होते थे। उन रीजन्स को समझोगे तो उनकी कहानी याद होगी, और कहानी याद होगी तो फिर तभी वो वॉर्स की क्रोनोलॉजी आपको याद हो पाएगी। तो एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, ये सारे वॉर्स आपको अच्छे से देखने हैं। उस वीडियो को जाके, यही आपका असाइनमेंट है इस लेक्चर से, राइट, कि आपको एंग्लो वॉर्स वाला वीडियो मेरा देखना है, SSIP के चैनल पर ही है, प्लेलिस्ट में, राइट। तो उसको जाके सर्च करके ढूंढो और देखो, कम से कम 40-45 मिनट्स का वीडियो। तो आपको ये सारे वॉर्स जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, राइट, इसमें बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, खास करके एंग्लो मराठा वॉर्स में तो बहुत सारा ट्रीटीज़ हैं, तो वो सारी ट्रीटीज़ आपको याद होनी चाहिए। और हिस्ट्री पे आपकी एक कमांड डेवलप होगी, क्योंकि ये बहुत ही नेगलेक्टेड पोर्शन होता है ये, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है लोगों को। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग भी पढ़ाया है, उसको जाके फिनिश करो, राइट। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, इसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर्स भी उसमें कवर्ड है, जाके देख लेना, राइट। हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन सब की बातें उसमें की गई हैं। टीपू सुल्तान टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, राइट। लास्टली ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी, जिसके बाद टीपू ने अपनी सारी हाफ अदर टेरिटरी अंग्रेज़ों को दे दी थी। टीपू सुल्तान की डेथ 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी, लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। कुछ छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स भी थे, जैसे बंगाल में किंगडम था जिसके फाउंडर मुर्शीद कुली खान थे, राइट। इसका एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू अंग्रेज़ों ने करा। उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी के फाउंडर बाजीराव वन थे, और इनको एनेक्स किया गया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, ठीक है। सिर्फ कर्नाटिक वॉर आप देखोगे, उसमें भी फाइनली सब्सिडरी अलायंस हुए थे। नवाब ऑफ अवध हु वाज द फाउंडर, सादत खान, राइट, इनका नाम बुरहानुल मुल्क भी होता था, तो ये भी याद रखना। और निज़ाम अहमदाबाद चिनकलिच खान, इनको निज़ामुल मुल्क भी बोलते थे, यही वॉज द फाउंडर। मैसूर के फाउंडर हैदर अली, और पंजाब में रंजीत सिंह, इन सभी के साथ ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी, ट्रीटी करी, और इन सबको एनेक्स किया था। तो इनके फाउंडर्स के नाम तो याद होने ही चाहिए, सत्य सत्य की कहानियाँ पता होनी चाहिए कैसे इनका एनेक्सेशन हुआ था, राइट। तो एक बार इनको जितने भी किंगडम दिए इनके बारे में गूगल करो और देखो कैसे इनका एनेक्सेशन हुआ था, राइट। इस तरह से आपका ये टॉपिक भी होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। इसमें से जो मैसूर वाला रीजन है, ठीक है, ये सब तो मराठा वाला रीजन है, ये तो हमारे उस वीडियो से ही कवर हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको रिकमेंड की है, राइट। नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया में बात होती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है PSC का, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो टर्म है यूज़ हुआ था दादा भाई नौरोजी की किताब में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब थी, उसमें दादा भाई जी ने इस चीज़ को कोट किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। RC दत्त ने भी फिर इस टर्म को यूज़ किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को ब्लेम किया गया था जब इंडिया की इकनॉमी फेल हुई तो, राइट। इसमें बोला गया कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियंस के ही यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, मतलब पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वाज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ इट्स पीपल, सारे प्रोडक्ट्स हमारे बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ड्रेन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे पहले वो देख लो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कंपनी के जितने सर्वेंट्स थे सबके खर्चे ये लोग यहाँ के रूलर से, यहाँ के ज़मींदार से, मर्चेंट से, इनफैक्ट कॉमन मैन से निकलवाते थे और फिर उनको अपने वापस लंदन भेज दिया करते थे, राइट। परचेजिंग गुड्स आउट ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल, बंगाल के रेवेन्यू से ही गुड्स को परचेस करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे। सोचो आप कहीं पे जाओ, राइट, सपोज़ आप गोवा गए, आपने गोवा के ही किसी लोगों से पहले तो पैसे लिए वहाँ के लोगों से, और फिर वहीं से उस पैसे से ही आपने सामान ख़रीदा और आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उस सामान पे कमाई भी करी, मतलब आपने वहीं पे पैसा लिया, पैसा आपने वहीं कमाया, राइट।
वहीं पे गुड्स उसी पैसे से खरीदे जो आपने कमाए, आप खुद नहीं लाए थे, खुद आप 0 रुपये लेके गए थे, आपने वहीं पे पैसा कमाया, वहीं से गुड्स खरीदे, उस गुड्स को आप एक्सपोर्ट करके और पैसा कमा रहे हो, राइट। मतलब इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। परचेजिंग गुड्स ऑफ बंगाल, ठीक है, जो बंगाल से रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से ये गुड्स खरीद रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको कहा जाता था इन्वेस्टमेंट, राइट। ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोवाइडेड टू ब्रिटिश गेव देम अ कम्पिटिटिव एज ओवर इंडियन ट्रेडर। जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन पर तो हाई ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया जा रहा था, राइट। रेमिटेंसेज ऑफ सैलरीज ऑफ अदर इनकम्स बाई कंपनी ऑफिशियल सेंड टू इंग्लैंड, ठीक है, सारी चीज़ें इंग्लैंड भेज दी जाती थी, दादी अदर इनकम जो कंपनी ऑफिशियल्स की होती सब इंग्लैंड भेजा जा रहा था। होम चार्जेस और कॉस्ट ऑफ सैलरीज, पेंशन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया, ये सब भारत के राजा महाराजा के खजाने से पे किया जाता था। ब्रिटिश के इन्वेस्टर्स पे हैफ्टी इंटरेस्ट पे किए जाते थे। तो आप समझ लो कि इस तरह से हमारे भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ये 5-6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, राइट। इसका इफेक्ट क्या था? ऑब्वियसली इंडियन एंटरप्राइज की ग्रोथ हैम्पर होगी, राइट। कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में बिल्कुल डेड हो जाएगा। ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट का डेवलपमेंट हो गया क्योंकि इंडिया से भाई साफ साफ फाइनेंस आ रहा था, राइट। इंडिया वॉज कैप्ट एज अ जोन ऑफ फ्री ट्रेड। इंडिया में फ्री ट्रेड एकदम अलाउ कर दिया गया था और इनको करना क्या चाहिए था? इंडियंस की एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए था ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सके, बट इन्होंने इंडिया को फ्री ट्रेड का जोन बना दिया। प्लांटेशन, माइंस, जूट मिल्स, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंसर्न्स प्रमोटेड अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग कैपिटलिस्ट फर्म्स मैनेज्ड बाय फॉरेनर्स। इट ड्रेन्ड रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, राइट। इसके अलावा ब्रिटिश टाइम के जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें परमानेंट सेटलमेंट, जिसको इस्तमरारी, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त बोलते हैं, तो याद रखना परमानेंट सेटलमेंट की जगह अगर नाम आ जाए इस्तमरारी बंदोबस्त तो वो परमानेंट सेटलमेंट की ही बात हो रही है, राइट। इसके अलावा रेवतवारी, महलवारी, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनमें बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किसमें क्या किया गया था और इनको इंट्रोड्यूस किसने करा था। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मद्रास वगैरह में। किसने प्लान किया था इसको? जॉन शोर ने। इस सेटलमेंट में ज़मींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया गया था। ज़मींदार कब बने? परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू बने। यहाँ पे जितनी भी ज़मीन पे उपज होगी उसका 1/11 पार्ट तो वो खुद रखेंगे, मतलब एक हिस्सा, 11 पार्ट में एक हिस्सा ज़मींदार खुद रखेंगे, बाकी जो 10 हिस्सा है, ठीक है, 10/11 पोर्शन वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। इसकी वजह से ज़मींदार को अब रेंट वगैरह नहीं देना था, इसी में वो लोग खुश थे। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी क्रॉप का जो 10 हिस्सा है, 10/11 तो ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, राइट। तो उनको ओनरशिप तो मिल गई बट अपना हिस्सा अपनी क्रॉप पे बहुत कम मिलता था, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना इसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। दूसरी चीज़ रेवतारी सिस्टम क्या था? ये बॉम्बे और मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 में थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ज़मींदार नहीं होते थे, डायरेक्टली सेटलमेंट किया जाता था गवर्नमेंट का कल्टिवेटर्स के साथ, राइट। जो रियॉट्स होते थे उनको कल्टिवेटर बोलते थे, कल्टिवेटर्स को रियॉट बोलते थे, राइट। तो इसलिए इसको रियॉटरी सिस्टम नाम दिया गया था। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख। यहाँ पे रेवेन्यू कैसे फिक्स किया जाता था? क्वालिटी ऑफ सॉयल्स को देख के, नेचर ऑफ क्रॉप्स को देख के, ठीक है। तो एक तरह से साइंटिफिक तरीके से बेस्ड था, ठीक है। साइंटिफिक करेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो थी, उस पर बेस्ड था ये रियॉटरी सिस्टम, राइट। यहाँ पे कल्टिवेटर की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, राइट। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा रिजिड था, इसकी वजह से ये लोग मनी लेंडर्स के कब्जे से फिर भी बाहर नहीं आ पाते थे, राइट। अब यहाँ पे ज़मींदार तो थे नहीं, तो गवर्नमेंट खुद ही यहाँ पे बिग ज़मींदार बन गई थी, राइट। इस वजह से ये सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था हॉर्ट मैकेंजी ने 1922 में, ठीक है। ये ज़मींदारी सेटलमेंट का एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन था। गंगा वैली, NWF मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, इन सब जगहों पे ये था। यहाँ पे जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया जा रहा था वो ना तो किसी ज़मींदार से किया जा रहा था, ना ही किसी कल्टिवेटर से किया जा रहा था। यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट किया जा रहा था विलेजेस के साथ एक साथ, राइट। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सेटलमेंट वॉज मेड विद द विलेज कम्युनिटीज़ विच मेंटेन्ड अ फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप नोन एज भाईचारे और विद महल्स। मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेजेस की कॉमन ओनरशिप होती थी, ठीक है। वहाँ पे भाईचारा बोलते थे उसको, या महल्स बोलते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ एक साथ डील की जाती थी और इस रेवेन्यू को पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था। तो आई थिंक आपको तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो है, परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे सेटलमेंट किया जा रहा है ज़मींदार्स के थ्रू, रियॉटरी सिस्टम जहाँ सेटलमेंट किया जा रहा है कल्टिवेटर्स के साथ, और महलवारी सिस्टम जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ विलेजेस जिनको महल या भाईचारे बोल रहे हैं उनके साथ सेटलमेंट हो रहा था। इन तीनों के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर परमानेंट सेटलमेंट में याद रखना। रियॉटरी सिस्टम में थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड का नाम याद रखना। महलवारी सिस्टम में आपको हॉर्ट मैकेंजी का नाम याद रखना है, राइट। और क्रोनोलॉजी आए, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में, फिर रियॉटरी सिस्टम आया था 1820 में, एंड देन महलवारी सिस्टम आया था 1922 में, ठीक है। तो एक 70s में था, एक 18s में था और एक 19s में था। तो तीनों में डिफरेंस याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और याद रखना इतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको हो गई ना इन चीज़ों की,
और ज़्यादा आपने नहीं भी पढ़ा तो भी ऑप्शन इस तरह के आएंगे कि आप यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा डील में डेप्थ में हर चीज़ की पीएचडी करने की कोशिश मत करना, प्लीज में बिल्कुल बेसिक्स क्लियर रखना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हों। नेक्स्ट इज सिविल रिबेलियन, सिविल एंड पीजेंट रिवॉल्ट्स और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो इनको भी ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको ये याद ना हो कि कौन से रिवॉल्ट के कौन लीडर थे, इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, राइट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कौन फाउंडर था, राइट, और ये लोग कहाँ से थे, ये सारी चीज़, और इनका ईयर क्या था। जब तक ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगी इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको रीड कर दूँ एज इट इज़, बट दैट डजंट मीन एनी सेंस, राइट। तो इसके भी 2 अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे हैं, एक है सिविल अपराइजिंग्स का, राइट, बहुत पॉपुलर वीडियो है वो, दूसरा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का, राइट। इन दोनों को मैंने ट्रिक्स के थ्रू याद करवाया है, एक बार जाके देख लेना, आपको याद हो जाएगा, एटलीस्ट एग्जाम्स तक तो नहीं ही भूलोगे, राइट। तो जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ उनको नोट करते जाओ, क्या क्या वीडियोज़ आपको देखने हैं इसके बाद, राइट, वो सभी चीज़ें आपको ताकि याद हो सके। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ मैंने उसको याद करवाया है, तो कोशिश करना कि चीज़ों को याद कर लो, अदरवाइज़ यहीं पे पॉज करके वीडियोज़ को एक बार इसकी रीडिंग ले लो। कुछ एजुकेशन कमीशन आए थे देश में, जैसे हंटर कमीशन आया था, विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे, 1882 में आया था। ये एजुकेशन डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए इंडिया में आया था, हंटर कमीशन 1882 का, ठीक है। विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे। यूनिवर्सिटी कमीशन को रेले कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि रेले, थॉमस रेले इसके चेयरमैन थे, 1902 में आया था ये यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था। सिमिलरली कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर कमीशन भी बोलते हैं, ये 1917 में आया था, मॉन्टेगू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स के जस्ट पहले, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स हुए हैं 1902 में उसको देखना है सही से यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन सही भी हैं कि नहीं, राइट। सिमिलरली एक इच कैप कमीशन आया था, इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी, ठीक है, ये सेंट्रल कमेटी ऑफ एजुकेशन से डिस्कस करने आया था। सार्जेंट प्लान, जॉन सार्जेंट का प्लान था, आज़ादी के 3 साल पहले आया था, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन, ठीक है। तो सार्जेंट प्लान का मेन मकसद था एजुकेशन को ब्रिटेन जैसे डेवलप करना, राइट। लास्टली हम कुछ गवर्नर जनरल्स और उनके क्या क्या मेजर वर्क्स थे उनको देखेंगे, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट है, मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये। इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। इनके टाइम में ही सती को एबॉलिश किया गया था, राइट, इनके टाइम में मैसूर का एनेक्सेशन हुआ था, राइट। इसके अलावा रणजीत सिंह से इन्होंने फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करी थी। 1833 में इन्होंने चार्टर एक्ट पास किया था, राइट, व्हिच प्रोवाइडेड दैट नो इंडियन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी वॉज टू बी डिबार्ड फ्रॉम द होल्डिंग एन ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट एंड कलर। तो कितनी बड़ी बात बोली कि, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। 1833 में अगर कोई गवर्नर जनरल आके ये बोल रहा है कि कोई इंडियन सब्जेक्ट कंपनी का किसी भी ऑफिस से डिबार्ड नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, उसके कलर के आधार पे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और विलियम बेंटिक को इसीलिए मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। जहाँ विलियम बेंटिक का नाम बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल में आता है, वहीं लिटन का नाम बहुत ही इनफेमस के तौर पे आता है। लिटन कैसे इनफेमस था, कैसे याद रखो कि लिटन ने लूट लिया, राइट। तो लिटन जो है कहीं ना कहीं क्या करता था, फ्री ट्रेड को परसू करता था, ठीक है, ड्यूटीज़ को अबॉलिश करना ताकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को फ़ायदा मिले। ड्रेन ऑफ वेल्थ को बुरी तरह से एड कर रहे थे लिटन की पॉलिसीज़, राइट। इन्होंने ग्रैंड दरबार अरेंज कराया था दिल्ली में, राइट, जब कंट्री में फमीन आया हुआ था उस टाइम पे ये दिल्ली में 1877 में ग्रैंड दरबार लगवा रहे थे, राइट। रॉयल टाइटल एक्ट पास करवाए 1876 में, क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनको केसरी हिंद का टाइटल दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया का। इनके टाइम पे ही आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में, जिसमें बोला गया कि सभी इंडियंस जिनके पास आर्म्स हैं उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। लिटन के टाइम पे ही बहुत ही इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, जिसमें से फ्रीडम ऑफ प्रेस को बिल्कुल से कर्व कर दिया गया था, राइट। इनके टाइम पे ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का प्लान प्रपोज करा गया था, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो सिविल सर्विस थी उनको 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया गया था। सेकेंड अफगान वॉर भी इनके टाइम पे हुआ था, राइट। इसमें साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ गंडमक, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ गंडमक सेकेंड अफगान वॉर के बाद साइन की गई थी। इसके थ्रू अफगानिस्तान को कन्वर्ट कर दिया गया था इंडिया के प्रोटेक्टेड स्टेट के तौर पे, राइट। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनके बाद आए थे लॉर्ड रिपन, जिन्होंने उनके सारे किए गए कुकर्मों को सुधारा था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पास किया था 1881 में, ताकि लेबर की कंडीशन इंप्रूव हो सके। तो लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे आदमी थे, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, ठीक है। एक और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आए। हंटर कमीशन जो अभी हमने पढ़ा एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके, वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही आया। इनके टाइम पे इल्बर्ट बिल्ट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया में जो जजेस हैं वो सिर्फ यूरोपियंस ही क्यों हो, इंडियंस क्यों नहीं यूरोपियंस को जज कर सकते। इस चीज़ को लेकर के इल्बर्ट बिल्ट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी।
फिर बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की, जिनके टाइम पे ये भी अगेन बहुत ही थोड़े क्रूअल टाइप के ही थे। इनके टाइम पे पुलिस कमीशन बनाया गया था 1902 में, ठीक है। इसको फ्रेजर कमीशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आए फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड था, तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कमीशन जो हमने पढ़ा ना पीछे, रैले कमीशन, वो भी इनके टाइम पे ही आया था। इसके अलावा ही सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 इनके टाइम पे आया था, राइट। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899, ये सब लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्ट का नाम दे देगा और वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल के नाम दे देगा, तो आपको मैच करना होगा, राइट। इसके अलावा 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो भी कर्जन के टाइम पे ही हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कर्जन के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को याद रखना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, को इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने। जैतपुर संभल इनका, अच्छा हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इनकी सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कैप्चर किया था सतारा को, राइट, फिर जैतपुर एंड संभल को, फिर भगत को, देन उदयपुर, देन झांसी एंड देन नागपुर। ये सीक्वेंस याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कैसे कैसे स्टेट्स को एनेक्स किया था, उनकी एक क्रोनोलॉजी है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। पहले सतारा, देन जैतपुर एंड संभल इन 1849, देन भगत, देन उदयपुर एंड देन झांसी, राइट, एंड देन नागपुर लास्टली। डलहौजी के टाइम पे ही सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी हुए थे, जिन्होंने इन्होंने क्या किया था, पूरे पंजाब को एनेक्स कर लिया था। एंग्लो बर्मीज़ वॉर भी डलहौजी के टाइम पे हुए थे, जिनमें उन्होंने लोअर बर्मा को एनेक्स कर लिया था, राइट। इसके अलावा अवध को भी 1856 में डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था। डलहौजी के टाइम पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी हुए थे, जैसे कि सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल इन न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज नोन एज नॉन रेगुलेशन सिस्टम। तो नॉन रेगुलेशन सिस्टम को कौन लेके आया था, डलहौजी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो थॉमसोनियन सिस्टम लेकर आए थे वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए, ठीक है। पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इनका थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन चलता था। किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिन्यू करने के लिए। साथ ही साथ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स खोले गए थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए थे डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी के टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किया गया था रुड़की पे। तो ये स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट रुड़की। किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे, राइट। ये क्वेश्चन दे देगा कौन से स्टेटमेंट डलहौजी को लेके सही हैं, कौन से गलत है। तो ये कुछ सही रहेंगे, कुछ किसी और गवर्नर जनरल के दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें डलहौजी के टाइम पे हुई हैं। डलहौजी के टाइम पे पब्लिक वर्क्स बहुत सारे हुए, जैसे फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई 1853 में, कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाना को कनेक्ट करते हुए, राइट। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस पहली बार स्टार्ट हुई डलहौजी के टाइम पे, राइट। पोस्टल सिस्टम पहली बार स्टार्ट हुआ डलहौजी के टाइम पे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक सेपरेट बनाया गया डलहौजी के टाइम पे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड बहुत फेमस है, राइट, उस पर काम शुरू हुआ डलहौजी के टाइम पे, राइट। बहुत सारे हार्बर्स बनाए गए पोर्ट्स पे, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता पे। तो याद रखना ये सारी चीज़ें डलहौजी के टाइम पे हुई थी। बहुत सारे पब्लिक वर्क्स भी किए थे और बहुत सारे युद्ध भी लड़ते डलहौजी ने और जीते भी थे, राइट। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पॉपुलर है डलहौजी की। लॉर्ड इरविन के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए लॉर्ड इरविन का भी पढ़ लो एक बार। साइमन कमीशन इनके टाइम पे ही आया था। बटलर कमीशन के टाइम पे आया था, जो कि प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिठाने के लिए लाया गया था। बटलर कमीशन 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 की आई थी, और उसके अगेंस्ट में 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आया था, राइट। लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया गया था 1929 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या डांडी मार्च हो या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुआ था, राइट। इसके अलावा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं रिवॉल्ट के, राइट, वहाँ पे कौन कौन रिवॉल्ट कर रहा था और किसने उनको सप्रेस किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में रिवॉल्ट कर रहे थे बहादुर शाह वन और उनके कमांडर बख्त खान, और यहाँ का रिवॉल्ट सप्रेस किया था जॉन निकोलसन ने। कानपुर का रिवॉल्ट लीड करते नाना साहेब और उनके लॉयल कमांडर तांत्या टोपे, और यहाँ का रिवॉल्ट सप्रेस किया था कॉलिन कैम्पबेल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल अकेले लड़ रही थी, इनको भी सप्रेस किया कॉलिन कैम्पबेल में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अकेले लड़ रही थी कर्नल ह्यूज रो की फोर्सेस से, और ह्यूज रो ने बहुत तारीफ करी थी रानी लक्ष्मीबाई की, बोला था शी वॉज द ओनली मैन इन द एंटायर रिवॉल्ट, राइट। तो इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली यहाँ पे लीड कर रहे थे। कर्नल नील ने यहाँ के रिवॉल्ट को सप्रेस करता। जगदीशपुर बिहार में प्रिंस कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट टायर ने इन लोगों को सप्रेस करा था। तो ये सेंटर्स, इनको किसने सप्रेस करा और कौन कौन लोकल लीडर्स थे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये डेट्स वगैरह पे उतना फोकस मत कर। कांग्रेस के पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर, राइट। लैंड और द्वार दोनों को लिंक कर लेना तो हमेशा याद रहेगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया है तो थोड़ा सा नाम विलियम एडम टाइप का ही रहेगा, राइट। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सोसाइटी थी,
ठीक है। ब्रिटिश की सोसाइटी थी तो ये नाम ब्रिटिशर्स वाला है विलियम एडम, लेकिन ब्रिटिश इंडियन का एसोसिएशन होगा तो नाम कोई इंडियन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश के साथ इंडियंस ही एसोसिएशन कर रहे हैं, तो इसलिए देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राइट। मद्रास नेटिव एसोसिएशन CY मोदलरिया, तो ये कुछ नाम थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ, राइट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, चिपलांकर, GV जोशी, MG रन्नाडे, ये नाम आपको याद होने चाहिए, मेनली MG रन्नाडे का तो याद होना ही चाहिए। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, राइट। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बोस एंड आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, राइट। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन दोनों का ही था। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, यहाँ पे देखिए वी राघवाचारी, आनंद चार्लू और GS अय्यर, इन तीनों के नाम पता होने चाहिए आपको। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फिरोज शाह मेहता, KT तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। याद रखना कि ये तीनों कलकत्ता से थे, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों ही कलकत्ता से थे। देखो बंगाली नाम है ना, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इस तरह से रीजन याद क्या करो, नाम कैसे साउंड कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा ये आनंद मोहन बोस जो कलकत्ता वाले इंडियन एसोसिएशन है, इन्होंने ही इंडियन सोसाइटी फॉर्म करी थी लंदन में, आनंद मोहन बोस ने, राइट। साथ ही देखो यहाँ पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोनों ही महाराष्ट्र के हैं, तो पूना वाले में नाम मेनली आता है MG रनाडे का, और बॉम्बे वाले में देखो तीनों ही महाराष्ट्रियन नाम है, फिरोज शाह मेहता, KT तलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ, तो JS सेठ याद रखना है इसको। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी का नाम एक ही जगह आ रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में, तो इसको भी याद रखना। तो इस तरह से आपको प्री कांग्रेस एसोसिएशन के फाउंडर्स के नाम तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। इंडिया के कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के बाहर खोले गए थे, जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में खोली थी, किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत भी लंदन में था, विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर ने खोला था इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया USA में थी, थोड़ा यूनिक याद रखना, इंडिया के इंडिपेंडेंस लीग कहाँ है, USA में, तारकनाथ दास ने इसके खोला था, राइट। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल बहुत पॉपुलर है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जर्मनी बर्लिन में, ठीक है, लाला हरदयाल और विनेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय इसके फाउंडर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ये काबुल में था और राजा महेंद्र प्रताप इसके फाउंडर थे। तो इतनी चीज़ें आपको, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कितने भारत के बाहर थे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये सारे इंडिया के बाहर वाले हैं, राइट, और फिर इनके फाउंडर पता होने चाहिए। और ज़्यादातर तो ये देखो दोनों लंदन में ही थे, ठीक है। एक USA में था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में था, राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन जर्मनी था, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट ये काबुल में था, राजा महेंद्र प्रताप ने इसको बनाई थी, राइट। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई थी काबुल में, राजा महेंद्र प्रताप ने। तो ये सारों की क्रोनोलॉजी भी याद रखना। सबसे लास्ट में ये गदर पार्टी, ठीक है, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ये तीनों सबसे लास्ट में थे। अगेन ये जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, इन सब की अगर ट्रिक्स देखनी है तो वही 5 आवर्स वाला वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें हैं कवर्ड, राइट। इसके अलावा जो 5 आवर्स के अलावा मैंने 2-3 वीडियो बताए हैं वो भी देख लेना, आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी कवर होगी जैसी कभी नहीं हुई। मॉडर्न क्या, एंशियंट मेडिवल का सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट, उस 5 घंटे वाले में। इसके अलावा कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे व्यायाम मंडल बनाया था चापेकर ब्रदर्स ने। अब ब्रदर्स हैं तो एक साथ ही व्यायाम करेंगे ना, इसलिए इनके नाम ऐसा था। और वही ब्रदर्स व्यायाम करने के बाद मित्र मेला में जाएंगे तो सावरकर ब्रदर्स नाम हो जाता है जब मित्र में जाते हैं तो, राइट। अनुशीलन समिति प्रमथनाथ मित्र, मित्र भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, मेला में जा रहे हैं, मतलब उनमें अनुशासन तो है, तो प्रमथनाथ मित्र, ठीक है। तो ये मित्र हैं, अनुशासन से रहते हैं आपस में, इस तरह से इनका नाम याद रखना। अभिनव भारत VD सावरकर, VD सावरकर ने फॉरेन में कौन सी खोली थी, अभिनव भारत। इंडिया में भी इनका अभिनव भारत, ये चीज़ याद रखना, राइट। इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बंधन समिति, राइट। पुलिन बिहारी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति में 2 लोगों के नाम आ गए, अनुशीलन समिति प्रमथनाथ मित्र और पुलिन बिहारी दास। इसके अलावा भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह। HSRA, पहले तो HRA था, ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने खोला था, राइट। उसके बाद HSRA आया जो चंद्रशेखर आजाद का था, राइट। बीच में भारत नौजवान सभा थी भगत सिंह की। तो इनकी क्रोनोलॉजी, इन तीनों के ईयर याद रखना, राइट, और साथ ही साथ कौन इनके फाउंडर थे ये भी याद रखना। लास्टली आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट याद रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता ही है कि कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में अडॉप्ट किया गया था 1920 में, ठीक है। कांग्रेस ने डिसाइड करा कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे ब्रिटिश के साथ, राइट। स्वराज हमारा अल्टीमेट एम है गांधी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या किया गया था वो इंपॉर्टेंट होता है, अपने सभी टाइटल्स को और ऑफिसर्स को रिज़ाइन कर दो सब लोग, ये बोला था इन्होंने, राइट। और कोई भी गवर्नमेंट दरबार को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ब्रिटिश कोर्ट्स को, लॉयर जितने भी हैं सब बॉयकॉट कर दें। जनरल पब्लिक जो है सभी तरह से रिफ्यूज़ कर दे, अपनी सर्विसेज मिलिट्री में ना ज्वाइन करेंगे, ना गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे, सब कुछ बॉयकॉट कर दो, फॉरेन गुड्स वगैरह को। ये गांधी जी का मोटा मोटा प्लान था, ठीक है। गांधी जी के साथ मिल गए थे अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट वाले। इन लोगों ने नेशन वाइड टूर किया, मीटिंग्स की, ठीक है, और एजुकेशनल बॉयकॉट भी किया गया,
तो ये सारी चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय वगैरह भी पंजाब में सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ों को। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बॉयकॉट देयर वाज बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स व्हिच फ्रॉम मेजर लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालचारी, सावधन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अन्ना आसफ अली, इन लोगों ने इसको बॉयकॉट करा था, राइट, लॉयर्स ने। और क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग्स ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स, मतलब फॉरेन क्लॉथ्स जो बेचती थी उन लोग की भी बैंड बजा दी गई थी, फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट किया गया, ठीक है। लेकिन एक ड्रामेटिक इवेंट हुआ, ठीक है, वो था चौरी चौरा कांड। अच्छा हाँ, बीच में एक प्रिंस ऑफ वेल्स भी आए थे, उनको किसी ने भाव नहीं दिया, ये भी याद रखना। लेकिन चौरी चौरा कांड की वजह से क्या हुआ कि ये मूवमेंट बंद हो गया, गांधी जी गुस्सा हो गए, आप लोगों ने थाना कैसे जला दिया। 4 फरवरी 1928 को चौरी चौरा में गोरखपुर में जो इंडियंस थे उन्होंने कुछ लोकल पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए थे कि इट वॉज अ नॉन वायलेंस मूवमेंट और लोगों ने वायलेंस कैसे कर दिया। तो 4 फरवरी को थाना जलाया गया और 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या किया, भैया मैं तो मूवमेंट बंद कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोग नाराज़ होकर स्वराज पार्टी बना लिए। कौन कौन थे वो लोग, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और एन.सी. केलकर ने मिलकर अपनी स्वराज पार्टी बना ली। बोले कि भाई गांधी जी ने सही नहीं किया, मूवमेंट अपने पीक पे पहुंच चुका था और उसका इम्पैक्ट दिखने भी लगा था, तो गांधी जी को कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। थोड़ी मोड़ी हिंसा तो होती ही रहती। नेहरू कमेटी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये क्यों बनाई गई थी। पहली बात तो लॉर्ड बिरकनहेड थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। कौन थे, लॉर्ड बिरकनहेड, इनका नाम याद रखना। इन्होंने इंडियंस को चैलेंज कर दिया था कि आप लोग इतना बोलते हो आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ताकत रखते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हो। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था इंडियंस ने और नेहरू कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम था, इसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने पहले ये डिसाइड करना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे बिफोर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, राइट। फिर इन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी और इस रिपोर्ट के चीफ आर्किटेक्ट थे मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, राइट। द रिकमेंडेशन इवोक्ड अ लाइवली डिबेट कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडिया डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट ने वार्निंग भी दी थी कि आप इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक दीजिए, वरना हम अपना पूर्ण स्वराज अल्टीमेट गोल रख देंगे। नेहरू रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स से जिन्ना सहमत नहीं थे तो उन्होंने अपने अलग से 14 पॉइंट्स निकाले कि हमें क्या क्या चाहिए, राइट। इसको 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बोला गया। लाहौर सेशन 1929 में जब एनुअल सेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अब वक्त आ गया है कि हम रेजोल्यूशन पास करें पूर्ण स्वराज का और अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज़ द ओनली गोल फॉर इंडियंस राउट, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 को इन लोगों ने एक नया तिरंगा अपने लिए अडॉप्ट किया, उसको फहराया और 26 जनवरी को फिक्स किया गया कि हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, राइट। तो ये सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या हुआ। पहले नेहरू रिपोर्ट आई, फिर 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना आया, फिर लाहौर सेशन हुआ, उसके बाद झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद बीच में ये सब हुआ, नेहरू रिपोर्ट वगैरह। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के साथ। इसका गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी शुरू किए थे मार्च करना। साबरमती आश्रम से निकले 12 मार्च को और दांडी पहुंचे थे सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, राइट। लगभग 24 दिनों में इनकी यात्रा कंप्लीट हुई। 12 मार्च को निकले थे, 5 अप्रैल को पहुंचे थे, राइट। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया क्योंकि वो खुद से वहाँ पे नमक बनाने लग गए, राइट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च किया कब, 6 अप्रैल से, अगले ही दिन, राइट। ये 5 को तो पहुंचे भाई, रेस्ट किया। 6 तारीख को उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और बोला आज से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, राइट। और ये कंट्री वाइड मूवमेंट था, मास पार्टिसिपेशन हुआ, राइट। और मूवमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, बहुत ज़्यादा इस पैट्रियोटिज्म इसकी वजह से देश में पैदा हुआ अचानक। इसमें ये चीज़ रखना, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी। साबरमती आश्रम से लेके स्मॉल विलेज था दांडी में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वहाँ तक था। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना। और 12 मार्च से 5 अप्रैल तक की यात्रा थी। 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च हुआ था क्योंकि उसी दिन गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद 5 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया लगभग 1 महीने बाद, राइट। उसके बाद फिर से लोगों ने फॉरेन गुड्स वगैरह को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लेडीज़ ने ही पार्टिसिपेट करा था इस मूवमेंट में। उसके बाद बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स पुलिस ने लिए, जैसे कि लाठीचार्ज करना, मास अरेस्ट करना, पुलिस फायरिंग करना। लगभग 1 लाख लोगों को जेल के अंदर डाला गया, तब जाके इस मूवमेंट को थोड़ा बहुत सप्रेस करने में कामयाब रही थी पुलिस। अच्छा, भारत आज़ाद होने के पहले जो आपके 1940s से तरह तरह के ऑफर्स इंडियंस को दिए जाने लगे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्लेकेट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। उसी के रास्ते में सबसे पहला ऑफर था अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर को लिन लिथगो ऑफर भी बोलते हैं, लिन लिथगो ऑफर, राइट। याद करना इसको। 1940 में ये ऑफर आया था।
इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए आपको। फाइनली हमने एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, बट उसके पहले बहुत से ऑफ़र आए थे, जैसे कि अगस्त ऑफ़र आया था 1940 का, राइट। अगस्त ऑफ़र के बाद देश में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था अगस्त ऑफ़र के अगेंस्ट में, कि आपने ये कैसे हमें समझ लिया भाई कि अब हम डोमिनियन स्टेटस लेंगे, वो तो बहुत पुरानी बात है, हमें तो कंप्लीट आज़ादी चाहिए, राइट। उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन के बाद भाई भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, क्रिप्स मिशन लेके आ रहे हो इस टाइम पे, राइट। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद हमने देखा वेवल प्लान आया था, वेवल प्लान भी फेल हुआ। देन उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो ये क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, राइट आपको। कैबिनेट मिशन प्लान, वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली थे, इन लोगों ने बोला था कि 15 मार्च 1946 तक ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया पहुँचेगा, राइट। कैबिनेट मिशन में ये लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग इंडिया आए थे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज करी, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था, राइट। इसलिए कैबिनेट मिशन ने बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो कि भारत के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाए, क्योंकि इवेंचुअली अब हमें इंडिया छोड़ना तो है ही है। मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला था कि हम एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड करते रहेंगे, फिलहाल हम इस कैबिनेट मिशन के प्लान को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस ने भी पार्शली इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। फाइनली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके थ्रू भारत को आज़ादी मिली। ये जो बिल है, इसमें माउंटबेटन प्लान जो जून 3, 1947 को आया था, उसके प्रोविजंस इस बिल में ऐड किए गए थे और यही जाके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का। इसके तहत भारत में कैसे पार्टीशंस होंगे, कैसे दो गवर्नमेंट बनाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी और भारत कैसे आज़ाद होगा, राइट। भारत की आज़ादी के बाद बहुत से स्टेट से जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन लोगों को आपको पता होगा तरह तरह की स्ट्रेटजी के साथ एक्सीड करा गया, राइट। जूनागढ़ जो है, नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, ही वॉज अ मुस्लिम, वेर एज मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वेर हिंदूज। तो फरवरी 1948 में रेफरेंडम के थ्रू यहाँ के लोगों ने भारत को ज्वाइन करने का फैसला लिया था, ठीक है। और जो जूनागढ़ के नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद को फोर्स किया था, फोर्स के द्वारा, कि इंडियन यूनियन में आइए आप, ठीक है। मिलिट्री एक्शन हुआ था उनके खिलाफ सितंबर 1948 में। वहीं कश्मीर के महाराजा के साथ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स ने उन पर हमला कर दिया था। इस तरीके से हमने बहुत सारे स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट भी कर। इस तरह से हमने इन 3 लेक्चर्स में देखा कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये चीज़ें सिर्फ 3 लेक्चर्स में कवर करने वाली है नहीं, इसलिए जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कोशिश करी कि आपको उस पर एक बार ध्यान चला जाए, राइट। अगर आप हिस्ट्री को और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हो, राइट, तो पहली बात तो एनसीईआरटी और लूसेंट जैसी बुक को अगर खुद गो थ्रू कर सकते हो तो इट वुड बी मच बेटर। अदरवाइज़ मेरा हिस्ट्री रट्टाफिकेशन वाला वीडियो देखना, राइट। 5 आवर्स लॉन्ग वीडियो है, तो आपकी हिस्ट्री पे ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। और याद रखना, पुलिस में कॉन्फिडेंस ही मेजर हथियार है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे तभी आपका कॉमन सेंस काम करेगा, और कॉमन सेंस काम करेगा तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाओगे, राइट। तो वो 5 आवर लॉन्ग वीडियो एक बार का टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार देख लोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसके अलावा जो और भी वीडियोज़ मैंने सजेस्ट किए हैं अपने इस लेक्चर में, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, वो वाले वीडियोस देख लेना, राइट। मेरे सिविल अपराइजिंग्स वाला वीडियो ज़रूर देखना, सिविल अपराइजिंग बाई SSIP टाइप करोगे तो आ जाएगा वो वीडियो, राइट। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाला वीडियो भी देखना, पीजेंट मूवमेंट वाले वीडियो भी देखना, तो आपका ओवरऑल हिस्ट्री बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी, राइट। चलो फिर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।